ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था कल मेंस से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, राइट टू फ्रीडम। इसमें हमने देखना स्टार्ट किया। इसमें पहला हम लोगों ने कल देखा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसका रोल है। दूसरा हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था रोल ऑफ मीडिया पर, कि मीडिया का क्या रोल है और उसके सामने आज चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने कहा मीडिया का एक रोल तो है वह पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करना, यानी नागरिक जनमत का निर्माण। हमने कहा कि मीडिया जो है वो एक एजेंडा सेटर के रूप में होती है। 24/7 इंफॉर्मेशन जिस तरीके से मीडिया के थ्रू दिया जाता है, यही कंट्री के इश्यूज को डिसाइड करती है कि क्या वहाँ पर नेशनल इश्यूज होंगे, क्या मेन स्ट्रीम इश्यूज होंगे। ये मीडिया के थ्रू ही डिसाइड किए जाते हैं। मीडिया के थ्रू जब इश्यूज डिसाइड किए जाते हैं, उनको स्टेब्लिश किया जाता है, तो यह गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक आधार बनता है। और साथ ही साथ इससे सिटीजन्स की भी जो एक्टिविटी है, जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, वो तेजी के साथ बढ़ता है, वो अपनी आवाज़ उठाता है। इसलिए मीडिया हमारे यहाँ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का फाउंडेशन रखता है। अगर मीडिया आपकी हेल्दी हो, मीडिया आपकी डेमोक्रेटिक हो, तो वह डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करती है किसी कंट्री में। दूसरा हमने कहा कि मीडिया सिविल फोरम के रूप में काम करती है, जहां पर पब्लिक को जो है अपनी बातों को कहने का मौका मिलता है। यह टू वे प्रोसेस को लेकर चलती है। टू वे रोल इसका जो है यहां पर देखने को मिलता है। एक तरफ यह गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स को पब्लिक तक वह पहुंचाने का काम करती है, और दूसरी तरफ पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस होते हैं, जो कंप्लेंट्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच एक ब्रिज का रोल वह मीडिया के थ्रू किया जाता है। और यही रीजन है कि यहाँ पर यह पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करती हुई दिखाई देती है हमारी मीडिया। हमने कहा तीसरा इसका काम है कि ये वॉचडॉग करने वाला इंस्टीट्यूशन होता है। कोई भी क्राइम, कोई भी करप्शन, कोई भी बैड गवर्नेंस से रिलेटेड चीजें अगर देखी जा रही हैं, तो वहां पर मीडिया उसको लोगों तक पहुंचाती है, और इससे इस तरीके की एक्टिविटीज पर क्या है, रोक लगती है। हमने कहा कि जो ट्रेडिशनल मीडिया थी वो ये काम तो कर ही रही थी। जब से सोशल मीडिया शुरू हुई है, कई यूट्यूबर जो हैं वहां पर उन्होंने अपने चैनल्स के थ्रू वह निचले स्तर पर लोकल न्यूज को, यानी जो मेन स्ट्रीम न्यूज थे जो मीडिया में दिखते हैं लेकिन जो लोकल न्यूज नहीं दिखते, आज वो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू लोकल न्यूज भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि इसने मीडिया का और जर्नलिज्म का डिसेंट्रलाइजेशन किया है, और इसकी वजह से लोकल इश्यूज मेन स्ट्रीम के पार्ट बन रहे हैं, और अननोटिस्ड जो इश्यूज हुआ करते थे, इग्नोरेंट इश्यूज जो हुआ करते थे, आज वो यहां देखे जा रहे हैं। फिर हमने कहा कि ये एक और इसका बड़ा अच्छा रोल होता है कि मीडिया जो उपेक्षित वर्ग होते हैं, इग्नोरेंस क्लास होती हैं, या जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती हैं, उनके वॉइस का काम करती है, उनकी आवाज का काम यहां पर करती है। इनसे जुड़े मुद्दे जो है वह मीडिया के थ्रू उठाए जाते हैं, अदरवाइज ये मुद्दे दब के रह जाते हैं। तो मीडिया के थ्रू, चाहे वह ट्राइबल्स पॉपुलेशन हो, विमेंस रिलेटेड इश्यूज हो, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हो, इन मुद्दों को, ट्रांसजेंडर रिलेटेड इश्यूज हो, उनको यहाँ पर लाया जाता है, और ये काम मीडिया बखूबी करती है। लेकिन हमने कहा कि आज के समय में मीडिया के सामने चैलेंजेस जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं। ये जो चैलेंजेस हैं, ये चुनौतियां जो मीडिया के सामने आ रही हैं, वो अलग अलग तरीके की आ रही हैं। पहला हमने कहा था कि एक तो गवर्नमेंट पर आरोप लगता है कि गवर्नमेंट जो है, यहां पर बोला जा रहा है कि यह यहां पर कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करने का काम करती है, यानी कंट्रोल्ड मीडिया का एक कंसेप्ट यहां पर आता है कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा कई तरीके के वहां पर वह रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सरकार द्वारा जो प्रतिबंध यहां पर लगाने का प्रयास किया जाता, और यह प्रतिबंध यहां पर मीडिया के सेंसरशिप के रूप में दिखाई देता है। सेंसरशिप का मतलब है कि आप क्या न्यूज़ जो हैं आप पब्लिश करेंगे, किन्हें आप जो है टेलीकास्ट करेंगे, वहां पर यह देखा जाता है।
और बोला जाता है कि यह डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट यहां पर है। दूसरी तरफ यहां पर यह दिखाई देता है कि हाल के समय में जब पेंडेमिक का दौर था और इसके पहले भी सीए का जब प्रोटेस्ट चल रहा था या उसके पहले भी तमाम ऐसे मुद्दे थे जहां पर कई मीडिया पर्सन ऐसे थे जिन्होंने गवर्नमेंट को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर। कई जगहों पर मीडिया पर्सन को अरेस्ट भी किया गया। तो ऐसे में यहां पर मीडिया कर्मियों की जो गिरफ्तारी हो रही है, यानी मीडिया पर्सन का जो है अरेस्टेशन हो रहा है, ये भी बताता है कि गवर्नमेंट जो है वह खुद ही रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, प्रतिबंध लगा रही है। किस पर? मीडिया पर लगा रही है। एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। उन्होंने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यहां पर इशू किया और उसमें भारत की जो स्थिति थी वो 2015 के 136वें रैंक के स्थान पर 2020 में 142nd रैंक यहां पर बोला गया, यानी 142वां यहां पर जो है इसकी रैंकिंग, यानी बहुत ही पुअर सिचुएशन है जब हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यहां पर, और इसकी वजह सबसे बड़ी थी, माना गया कि गवर्नमेंट जो है मीडिया को जिस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करती है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें यह देखा गया कि 142nd जो है यहां पर रैंक इंडिया का देखने को मिला। ये एक पुअर सिचुएशन के रूप में था। यहां तक कि माना गया कि साउथ एशियन कंट्री लाइक अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका से भी ज्यादा भारत की स्थिति वर्ष थी प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। और यही चीजें सोशल मीडिया पर भी देखी जा रही हैं कि जो सोशल मीडिया पर भी रेगुलेशन बढ़ रहे हैं, वहां पर कई गवर्नमेंट ने वह सोशल मीडिया पर यह रेगुलेशन टाइट किए। जैसे बिहार गवर्नमेंट ने बोला कि अगर सरकार के खिलाफ किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट किया तो ऐसे कंडीशन में उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके लिए ऑर्डिनेंस भी लाया गया। तो सवाल यह है कि क्या यहां पर ऐसे में अगर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगा, कंट्रोल बढ़ेगा, तो मीडिया क्या फ्री हो पाएगी? दूसरा और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रहा है वह ये देखने को मिल रहा है कि मीडिया हमारी जो है वह क्रोनी कैपिटलिज्म की शिकार हो चुकी है। यानी कॉरपोरेट लॉबी जो है वो मीडिया को रन कर रहे हैं। मीडिया जर्नलिस्ट के थ्रू नहीं चलाया जा रहा है, मीडिया कॉरपोरेट हाउसेस के थ्रू चलाया जा रहा है। क्योंकि ये जो मीडिया है इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका पैसा वहां पर लगा हुआ है। ये जो कॉरपोरेट हाउसेस होती हैं इनका इंक्लाइनेशन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ होता है, अमूमन गवर्नमेंट की तरफ या गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। तो इसलिए इनके कंट्रोल जो ये मीडिया एजेंसीज होती हैं ये सेलेक्टिव और बायस्ड जर्नलिज्म के लिए जानी जाती हैं। एक तरह की मीडिया वो है जो गवर्नमेंट की अचीवमेंट पे दिन रात केवल काम करेगी, जो बताएगी न भूतो न भविष्यते, ऐसा गवर्नमेंट न कभी आया न कभी आएगा, ये ऐसा सरकार है जहां सीधे अब मंगल में हमारी बस्ती बसने वाली, सब बेहतर हो रहा है। और दूसरी मीडिया वो है जिसको लगेगा कि अब अगर 1-2 साल भी भारत और भारतीयता जिंदा रह जाए, यानी उनका मानना है कि गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, गवर्नमेंट तो लोगों को मार रही है, एनार्की लाइक सिचुएशन है, दुनिया में भारत का कोई नाम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है, हर जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, हर जगह क्राइम हो रहा है। दोनों ही मीडिया सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव से वह गवर्नमेंट को और सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं। हम एक सरकार के विरोधी हो सकते हैं, हम सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार में जो लोग शामिल हैं उनके विरोधी हो सकते हैं। अगर हमें मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पसंद नहीं है, निश्चित रूप से हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल टू सिस्टम, जो हमारा एक व्यवस्था, एक ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है, हमें उसमें फेथ रखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे डिटोरेट होती जाएगी, वो और ज्यादा पोलराइज्ड होती जाएगी और फिर ये हमारे सिविल सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा।
इसलिए मीडिया का काम होता है अनबायस्ड रिपोर्टिंग करना, फेयर रिपोर्टिंग करना। अगर कहीं पर गवर्नमेंट का कोई काम अच्छा लग रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, इन इन मामलों में गवर्नमेंट वो इस तरीके का स्टेप ले रही है। लेकिन जहां हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट फेल हो रही है तो हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी वहां पर करें कि गवर्नमेंट यहां पर जो है वह ध्यान नहीं दे रही है। तो ये एक फेयर तरीका होता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग का मतलब केवल सरकार पर सवाल उठाना नहीं है। हालांकि रिपोर्टिंग का, मीडिया का एक बड़ा काम होता है गवर्नमेंट के इंटेंशन, मोटिव, पॉलिसीज पर क्वेश्चन मार्क उठाना। लेकिन यही केवल एकमात्र काम नहीं होता है। गवर्नमेंट को लेकर, वह सरकार की जो नीतियां योजनाएं हैं उनको लेकर जनता तक पहुंचना भी होता है। सिस्टम में लोगों के फेथ को बनाए रखना भी होता है। फियर फैक्टर को कम करना भी होता है। लोगों को अवेयर करना भी होता है। तो इसलिए यहां पर हमने देखा कि मीडिया पर कारपोरेट घरानों का वर्चस्व है, यानी कारपोरेट जो हाउसेस हैं उनका डोमिनेंस, उनका कंट्रोल है, कारपोरेट घरानों का नियंत्रण, और इनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। इनके जो हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और ये एजेंडा के तहत काम करते हैं। और इससे क्या है कि जो मीडिया का निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी है, वो प्रभावित होता है। मीडिया की निष्पक्षता क्या है, यहां पर प्रभावित होती है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि इससे सेलेक्टिव जर्नलिज्म को बढ़ावा मिलता है। चयनित पत्रकारिता, सेलेक्टिव जर्नलिज्म जो है वो आज के समय में देखा जाता, ये सबसे बड़े चैलेंज के रूप में है। तीसरा, जो इंडियन मीडिया का नेचर है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला है। इंडियन मीडिया एलिटिस्ट और अर्बन सेंट्रिक है। इसी को बहुत बार आपने सुना होगा लुटियन मीडिया, यानी दिल्ली जो बसा है लुटियंस के द्वारा। लुटियन जो वहां के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बसाया दिल्ली को, तो दिल्ली के इर्द गिर्द रहने वाले जो मीडिया पर्सन हैं जिन्हें लुटियंस मीडिया कहते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कन्याकुमारी के प्रॉब्लम क्या है, या कोहिमा और दीमापुर के प्रॉब्लम क्या है, या जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। वो शायद न जानते हैं और न वो बताना चाहते। उनका काम है वो बड़े मुद्दे, जैसे कि इनके लिए सबसे जरूरी चीज है कि नव्या इस वक्त किसके साथ हैं, या तैमूर जो हैं वो कहां पर घूमने गए हैं, या इनका बड़ा काम होता है कि कबीर और यहां पर जो है उनके फ्रेंड कहां पर पार्टी कर रहे हैं। कबीर मतलब शाहिद जी, शाहिद कपूर। तो ये सब जो है इस तरीके का मीडिया का चलता है। जो सेंसेशन होते हैं वो सेंसेशन क्रिएट करना, टीआरपी के लिए काम करना, ये इनका सबसे बड़ा रोल हो जाता है। तो इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका एलिटिस्ट नेचर है। इसका एलिटिस्ट नेचर है, आभिजात्यवादी स्वरूप इसका होता है। और ये जो है अर्बन सेंट्रिक है। गांवों के मुद्दे, दुर्गम क्षेत्रों के मुद्दे वह निग्लेक्टेड होते हैं। तो यह शहर केंद्रित होती है। ये इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम यहां है। तो यहां पर जो दुर्गम रिमोट एरिया के लोग होते हैं उनकी आवाज, जैसे नॉर्थ ईस्ट मीडिया में हमारे, वह नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा हमारे पार्ट हैं, कंट्री के पार्ट हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि वहां क्या और कैसे होता है। वहां के कल्चर के बारे में, वहां के फूड के बारे में, वहां के ड्रेसेस के बारे में, वहां के लाइफ स्टाइल के बारे में हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप कंट्री के हर एक पार्ट के बारे में वह सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रखते हैं। चौथा और एक बड़ा प्रॉब्लम है जो जर्नलिज्म के एथिक्स में, यानी एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म डिक्लाइन कर रहा है। जो पत्रकारिता की नैतिकता है वह लगातार गिर रही है। पत्रकारिता की नैतिकता, जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है, उसमें जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा, ये एक सीरियस कंसर्न यहां पर। आज पैसे देकर न्यूज पब्लिश कराए जाते हैं। मुझे रातों रात सुपरस्टार बनना है तो मैं वहां मीडिया पर्सन्स के साथ मिलूं, अगर मैं पैसे वाला हूं, और मैं कोई छोटा मोटा कंबल बांटने और इस तरीके का काम कर दूं, और अगले दिन बड़े बड़े न्यूज जो हैं वो आर्टिकल्स जो हैं न्यूज़पेपर में छप के आ जाएं कि इन्होंने जो है ये उपलब्धि हासिल की।
तो पेड न्यूज की जो प्रचलन है ये अपने आप में काफी बड़ा एक इशू बन जाता। दूसरा, ये टीआरपी को ध्यान में रखकर सारा का सारा काम करते हैं, सेंसेशनल न्यूज यहां पर देते हैं, गॉसिप जर्नलिज्म करते हैं। गॉसिप जो है जर्नलिज्म, अब आप खुद ही देखिए कि दोपहर के वक्त न्यूज की जगह पर सास बहू और साजिश किसके द्वारा दिखाया जाता है? मीडिया। इंटरटेनमेंट टीवी का काम इंटरटेनमेंट टीवी करे, लेकिन मीडिया जो है अलग से वहां पर सास बहू साजिश जैसी चीजें दिखाती। एक दौर था हमारी मीडिया सुपरस्टिशन के लिए जानी जाती थी। वह बताती थी कि ये जो है पर्वत है, यहां से जो है वह स्वर्ग की सीढ़ी मिलती है, और पता चला लोग वहां पर पर्वत से स्वर्ग की सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखे नीचे खाई में और सीधे वाकई में स्वर्ग चले गए, लेकिन बिना सीढ़ी के। तो अब ये जो सुपरस्टिशियस जो है यहां पर चीजें होती थी, येलो जर्नलिज्म, यहां पर येलो जर्नलिज्म, पितृ पत्रकारिता, ये सब चीजें, मीडिया ट्रायल, कि ये इतने बड़े ऑनेस्ट होते हैं हमारे मीडिया पर्सन और इतने ज्यादा यहां पर इनके अंदर जस्टिस का स्पिरिट होता है, ये बता देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। अभी जुडिशरी ने वर्डिक्ट दिया हो ना दिया हो, लेकिन मीडिया बता देती है कि कौन सही कौन गलत। मीडिया ने न जाने कितने लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, और न जाने कितने लोग मीडिया के शिकार होकर अपना जान दे बैठे। तो यहां पर यह भी एक बड़ा इशू यहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि फिर होना क्या चाहिए, यानी कंक्लूजन में जब बात की जाती है कि होना क्या चाहिए मीडिया के कंसर्न में, तो बोला जाता है कि एक तो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। मीडिया को कंट्रोल करने से और ज्यादा हमें जो है नुकसान होगा। जब आप मीडिया के चैलेंजेस को देखते हैं तो आप कहते हैं मीडिया कंट्रोल्ड होनी चाहिए, लेकिन मीडिया किसके कंट्रोल में रहेगी? मीडिया अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई तब तो और ज्यादा स्थिति बुरी होगी, तब तो गवर्नमेंट के डिक्टेटरशिप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मीडिया का रेगुलेशन नहीं किया गया तो आज की मीडिया जितनी तेजी के साथ वह डिक्लाइन कर रही है, उसके ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है, फेथ है, वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए सेल्फ रेगुलेशन यहां पर होना चाहिए। मीडिया का अपना फोरम होना चाहिए, उस फोरम में कोड ऑफ कंडक्ट बने होने चाहिए। उन कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट वहां पर वह स्टेप उठाना चाहिए। दूसरा, मीडिया को हेल्दी डिबेटिंग कल्चर, स्वस्थ विचार विमर्श जो है वहां पर बढ़ावा देना चाहिए। मीडिया को अपना रोल जो है वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए करना चाहिए। मीडिया को निष्पक्ष होने की जरूरत है, फेयर होने की जरूरत है, और मीडिया को पीपल सेंट्रिक होने की जरूरत है। यानी जब तक यह पीपल सेंट्रिक मीडिया नहीं होगी, जन केंद्रित मीडिया यहां पर नहीं होगी, मीडिया को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, अपने को केवल एक कॉर्पोरेट हाउस के रूप में नहीं देखना होगा। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था वो यहां पर मीडिया से रिलेटेड था। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन है वो राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी यह क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी एक बार समझते हैं। निजता का अधिकार, आपने सुना होगा, निजता का अधिकार या गोपनीयता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी जो है ये हाल ही में काफी ज्यादा वह चर्चा में रहा। इसकी वजह थी जुडिशरी ने पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के थ्रू वह फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। यानी के पुट्टास्वामी केस आया और के पुट्टास्वामी केस में यहां पर राइट टू प्राइवेसी को वह बोला गया कि इट इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसे जीवन के अधिकार के रूप में, राइट टू लाइफ के रूप में देखा गया, इसे जीवन के अधिकार के रूप में देखा गया, और इसलिए कहा गया कि यह भी फंडामेंटल राइट के तहत आता है। हालांकि राइट टू प्राइवेसी किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का जब इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, जब उसकी व्याख्या की जाएगी, तो उसमें राइट टू प्राइवेसी भी वह इंक्लूडेड यहां पर है।
सवाल यह है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वह क्यों दिया गया, लोगों को, सिटीजन्स को क्यों दिया गया। तो यहां पर इसके पॉजिटिव जो हैं वह क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि राइट टू प्राइवेसी के इंप्लीकेशंस क्या हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स यहां पर क्या हैं। राइट टू प्राइवेसी का मतलब फिर से एक बार पहले समझिएगा। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है आपको अकेले छोड़ना, लेट यू बी अलोन, यानी आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस न होना, किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप आपके जीवन में न हो, यही यहां पर इसका सबसे बड़ा काम होता है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वह अहस्तक्षेप, गैर हस्तक्षेप की बात यहां पर करता है। तो इसका जो एक सकारात्मक पक्ष यहां पर देखने को आता है, आप क्यों अकेले रहना चाहते हैं। तो इस चीज को अगर हम समझें तो थोड़ा इसको और हमको इसके मीनिंग को हमें समझना होगा। तो एक बार पहले मीनिंग समझ लेते हैं और तब उसके बाद जो है हम यहां पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशंस को देखेंगे। सबसे पहले इसका एक नैरोअर डिफिनीशन समझिए, यानी संकीर्ण अर्थ में अगर इसको देखना हो तो इसका मतलब क्या है कि देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस इन योर पर्सनल लाइफ। निजी जीवन में हस्तक्षेप का अभाव, आपका प्राइवेट लाइफ कैसा होगा उसमें कोई इंटरफेरेंस न हो, यही तो निजता है, यही तो प्राइवेसी है आपकी, कि आपके पर्सनल लाइफ का मामला है, इसमें कोई दखल न दे। तो निजी जीवन में हस्तक्षेप न होना यानी आपको अकेले छोड़ देना, निजी जीवन के संबंध में अकेले छोड़ देना, कि यहां पर जो है आपको कोई इंटरफेयर न करे। लेकिन जब पुट्टास्वामी केस आया तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो मीनिंग था वो जुडिशरी ने बताया। जुडिशरी ने कहा कि इसके 3 एसेंशियल इसके मीनिंग हैं। इन्होंने कहा पहला तो बॉडीली इंटीग्रिटी, इन्होंने कहा पहला तो इसका मतलब होता है बॉडीली इंटीग्रिटी। और बॉडीली इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? बॉडीली इंटीग्रिटी का मतलब है कि यह शारीरिक अखंडता, यह शरीर आपका है और आपका इस पर अधिकार है, आप इसके सॉवरेन हैं, और इसलिए आपको यह राइट लेना है कि आपका शरीर जो है, आपके शरीर मतलब अपने बॉडी को आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। तो यहां पर जैसे ये बड़ा मुद्दा चल रहा था कि क्या यहां पर होमोसेक्सुअल जो हैं उनको राइट दिया जाए या ना दिया जाए। कोर्ट ने कहा यहां पर कि बॉडीली इंटीग्रिटी, ये बॉडी आपका है, तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा, आप मेल के रूप में ट्रीट करते हो अपने को, फीमेल के रूप में ट्रीट करते हो, या बाइसेक्सुअल रूप में आप ट्रीट करते हो, इट्स योर ओन चॉइस। ये आपकी बॉडी है, इट्स योर बॉडी, इट्स योर चॉइस। तो इसलिए आपको यहां पर डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट या सोसाइटी यहां पर नहीं बताएगी। तो पहला राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि यह शरीर मेरा है, अब इस शरीर के बारे में कोई और मुझे आकर न बताए कि इसके साथ क्या करना है। अगर मुझे कोई कपड़ा पहनना है तो वो मैं कैसा पहनता हूं, मैं बुर्का पहनूं, मैं कपड़ा जो है छोटा पहनूं, बेढंगा पहनूं, कैसा पहनूं, ये मेरा डिसीजन यहां पर है। यानी ड्रेसिंग हुआ, फूडिंग हुआ, खाना पीना क्या करना है, ये सब जो है बॉडीली इंटीग्रिटी का पार्ट। दूसरा इनका कहना था कि इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी ये हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि कौन सी सूचना हमें किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है यहां पर बोला गया, सूचनात्मक स्वनिर्धारण, यानी इंफॉर्मेशन कौन सी हमें दूसरों को देनी है और कौन सी नहीं देनी है, इसको कौन डिसाइड करेगा? सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो मैंने अगर कोई भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है अपने पर्सनल लाइफ की, तो वो कोई आकर जो है अगर चुपके से मेरा इंफॉर्मेशन, मैं कई ऐप डाउनलोड कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई कांटेक्ट अलाउ कीजिए, मीडिया अलाउ कीजिए, आप फोटो वगैरह सारी चीज अलाउ कर दीजिए। आप कल को वो चीजें लीक उनके थ्रू हो जा रही हैं और मेरी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसलिए अगर मुझसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको किसी और के साथ शेयर करना है तो आपको मुझसे क्या करना चाहिए? परमिशन लेना चाहिए। तीसरा राइट टू चॉइस,
यानी चुनने की स्वतंत्रता। तो यहां चयन की स्वतंत्रता भी जो है वह हमारी होनी चाहिए। तो प्राइवेसी का जो मतलब अब निकल के आ रहा है कि शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक स्वनिर्धारण और चयन की स्वतंत्रता, इस ब्रॉड सेंस में हमें राइट टू प्राइवेसी को समझने की जरूरत। अब आइए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को एक एक करके यहां पर देखते हैं। इसका जो पॉजिटिव साइड है वो क्या कहता है कि राइट टू प्राइवेसी अगर प्रोटेक्टेड होगा तो जो भी इंडिविजुअल आपके पास ऑप्शन है और आपको जो चूज करना है, आपके पास चॉइसेस का जो है एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी आपके पास अधिक से अधिक चॉइसेस होंगे कि आप अपना लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। अगर सोसाइटी एक जैसा आपको बोल दे कि यही खाना है, यही पीना है, इसी तरीके से जीना है, तब तो हमारे कंट्री की जो डाइवर्सिटी है वही खत्म हो जाए। राइट टू प्राइवेसी का मतलब बॉडीली इंटीग्रिटी, मैं जैसे जीना चाहूं वैसे जीऊंगा। यानी सोसाइटी में डाइवर्स नेचर को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, यही तो राइट टू प्राइवेसी है। तो यहां पर यह इंडिविजुअल जो चॉइसेस हैं, व्यक्तिगत विकल्प जो होते हैं, उनकी स्वतंत्रता का विस्तार कर रहा है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस, आपकी व्यक्तिगत विकल्प की चयन की स्वतंत्रता का विस्तार यहां पर जो है वह देखा जाता है। यानी लोगों के खान पान, यहां पर वेशभूषा, ड्रेसिंग, ये सब लाइफ स्टाइल उनका, ये सब हम अब खुद जो है डिसाइड करेंगे। तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक तरफ यह जो है यहां सोशल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक विविधता के लिए जरूरी है। यह सोशल डाइवर्सिटी को जहां एक तरफ बनाए रखेगा, दूसरी तरफ यह कंज्यूमर राइट के लिए भी जरूरी होगा। हम क्या खाना पीना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, यह हमारा कंज्यूमर राइट है। हमें कोई नहीं बताएगा कि आप जो है ये खाइए, ये मत खाइए। तो यहां पर एक बड़ा मुद्दा यह है। दूसरा, अब जब राइट टू प्राइवेसी है तो आपकी बॉडीली इंटीग्रिटी है, तो आपका जेंडर ओरिएंटेशन जो है अब आप खुद डिसाइड करेंगे। आप अपनी जेंडर की आइडेंटिटी, जैसे ट्रांसजेंडर को कोई बाहर से बोल देता था कि तुम यहां पर मेल या फीमेल में क्या लिखो, मुझे डिसाइड, मैं ट्रांसजेंडर हूं, मुझे डिसाइड करना है कि मैं मेल के रूप में, फीमेल के रूप में या अपनी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के रूप में अपने को एस्टेब्लिश करना चाहती हूं या चाहता हूं। तो यहां पर जेंडर आइडेंटिटी जो है वो यहां पर दिखाई देगा। इसी तरीके से विमेन की जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, बॉडी ऑटोनॉमी है, महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता, उसका भी रक्षा होगा। यानी अब अगर कोई भी महिलाओं के ऊपर जो है वह कहे कि ये ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए, तुमको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, तो महिलाओं की अब शारीरिक स्वायत्तता जो है वो भी यहां पर दिखाई देगी। तो ये सब अब राइट टू प्राइवेसी के तहत यहां पर आएंगे। इसके साथ साथ अब जो एक इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी यहां पर हुआ करता था, कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर जिस तरीके से यह देखा जाता था कि हमारे जो इंफॉर्मेशंस थे वो वहां पर लीक होते थे या इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचते थे, अब बोला जा रहा है कि अब डेटा संरक्षण जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन, वो क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि हमारा जो इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा है वह बिना हमारे परमिशन के दूसरों तक न पहुंचे। आने वाले समय में गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेकर आ रही है जहां पर हमारी डेटा को सोशल मीडिया या कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन वह हमारे परमिशन के बिना किसी के साथ साझा नहीं कर सकती। आपने सुना होगा कि कैम्ब्रिका एनालिटिका, ब्रिटिश जो वहां पर कंपनी थी, उसने फेसबुक के जो इंडियन यूजर्स थे उनके आंकड़े लिए, खरीदे और उनके आधार पर कैलकुलेशन कई तरीके के किए। कहा गया कि उसने यहां तक कोशिश की इंडियन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की। तो अगर इन आंकड़ों को कहीं पर लिया जाता है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन अब राइट टू प्राइवेसी से यहां पर जो है डेटा संरक्षण क्या हो जाएगा, वह संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ यहां पर सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बढ़ेगी,
क्योंकि अभी प्रॉब्लम यह है कि राइट टू प्राइवेसी यहां पर जो है जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज किया जाना शुरू किया जाएगा, तो अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वह सोशल मीडिया में हमारा चॉइस होगा, गवर्नमेंट का चॉइस नहीं होगा। तो सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर होगी। तो ये चीजें यहां पर जो है यह तेजी के साथ बढ़ेंगी। दूसरा जो एक और बड़ा मुद्दा यहां पर है, वह बड़ा मुद्दा यह है कि अब जो है प्राइवेट जो यहां पर एंटिटी हैं, उनका जो प्राइवेट सेक्टर है, उनका हमारे जीवन में इंक्रोचमेंट घटेगा। 90 के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो क्या आया है, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का जो गैप था वो धीरे धीरे कम हुआ है। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का गैप कैसे कम हुआ है, अगर आप देखेंगे कि पब्लिक जो लाइफ है या सॉरी जो आपका पब्लिक लाइफ है, यानी आप बाहर लोगों से मिलते हैं, आप एक जॉब करते हैं, आप कहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कहीं सोशल एक्टिविस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कुछ आपका अपना एक सोशल लाइफ है और एक पर्सनल लाइफ है। आप, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके घर वाले, एक आपका पर्सनल लाइफ है और एक आपका पब्लिक लाइफ है। 90 के बाद हमने कहा पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो है डिफरेंसेस तेजी के साथ कम हुए। इसकी वजह क्या थी, पहला सबसे बड़ा जो वजह आया है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद ने यहां पर हम लोगों को वह अलग तरीके का बिहेव करना सिखा दिया है। आज देखा यह जा रहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां हमारे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं और हमें फोर्स करती हैं, वह हमारे कंज्यूमर जो चॉइसेस हैं उसको कन्फाइंड कर देती हैं और हमें फोर्स कर देती हैं कि ये प्रोडक्ट आप लीजिए। 90 के डिकेड में आप में से बहुत से लोगों को शायद मालूम होगा कि पहले जो है स्वीट डिश जो मिठाइयाँ वगैरह होती थी इंडिया में वही पॉपुलर थी। पहले छाछ वगैरह यही सब पॉपुलर हुआ करता था। पहले जो है यहाँ पर समोसे पॉपुलर हुआ करते थे, बाटी चोखा पॉपुलर हुआ करता था। ये सारी चीज़ें जो लोकल डिशेस थी वो सब यहाँ पर पॉपुलर होती थी। लेकिन अचानक 90 के डिकेड में ये बताया गया कैडबरी कंपनी के जरिए कि अगर रक्षाबंधन पर भाई ने बहन को कैडबरी नहीं दिया तो भाई बहन का रिश्ता वहीं खत्म। धिक्कार है ऐसे रिश्ते पर जहां पर बहन को भाई वह चॉकलेट नहीं दे पा रहा है। तो रिश्तों की डिफिनेशन ही बदलनी स्टार्ट हो गई कि एक चॉकलेट दिया और बहना के लिए भाई सबसे प्यारा बन गया। यहां पर ये हमारी साइकोलॉजी को इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वहां पर फ्रेम करना शुरू किया। उन्होंने हमें समझाया कि हमारा परिधान कैसा होना चाहिए। उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल चीजों को एक स्टीरियोटाइप इमेज से देखना वहां पर शुरू किया और हमें भी कन्विंस किया कि हम भी वैसे ही देखें। फिर वो दौर आया जब एग्रीगेटर कंपनीज आई। आज आप सुनते हैं ओला है, उबर है, इस तरीके के फ्लिपकार्ट है, ये एग्रीगेटर कंपनी है। इनका अपना खुद नहीं है। फ्लिपकार्ट या अमेजॉन का कोई इन्वेंट्री अपनी नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी सिस्टम वहां सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी और से लेकर किसी और को दे रहे हैं। और यहां पर आप जब अपना फिल करते हैं अपनी चॉइसेस को, तो उनके आधार पर जो आप सामान परचेज करते हैं उनके आधार पर आसानी से आपके कंज्यूमर जो बिहेवियर हैं उसकी एक समझ डेवलप हो जाती है। इसलिए कई बार आप देखेंगे यूट्यूब पर, आपके गूगल पर, फेसबुक पर, अलग अलग जगहों पर ऐसे कई स्पॉन्सर्ड ऐड आपको देखने को मिलेंगे जो आपके चॉइसेस के काफी नजदीक होते हैं, या कभी आपने कभी ऐसी चीजों को कहीं विजिट किया हो, कहीं देखा हो, और आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि हमने तो देखा था इंस्टा पे, ये फेसबुक पे कैसे आ गया। क्योंकि वहां आप इस वक्त जो एआई मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू जो है वहां पर आपकी साइकोलॉजी को भी रीड किया जा रहा। तो ये अपने आप में इससे क्या हो रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस अब देखिए कैसे बढ़ रहा है। आज कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, कोई भी चीज आप टाइप करते हैं, कहीं आ जा रहे हैं, तो आपकी हर एक इंफॉर्मेशन वह प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही है, निजी क्षेत्रों के पास आपकी निजी सूचनाएं जा रही। फेसबुक पे अब तो स्थिति यह हो चुकी है कि वह रियल लाइफ से ज्यादा वर्चुअल लाइफ लग रहा है। अगर किसी के यहाँ किसी का डेथ भी हो रहा है तो वह मृतक व्यक्ति के साथ खड़े होकर उनके अंतिम समय में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है और पोस्ट डाल रहा है कि अंतिम समय में भी चाचा मुस्कुराते हुए।
ये जो नए ट्रेंड हैं यहां पर, गलत और सही वाली बात नहीं है, यहां सवाल इस चीज का है कि इस तरीके छोटे छोटे बच्चों का वहां पर जो फोटो सर्कुलेट हो रहा है, तो कई बार अब ये सोशल मीडिया में आ रहा है और ये आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। घर की तस्वीरें बाहर आएंगी ही आएंगी, लेकिन इसका जो नुकसान होता है कि आपकी कई सूचनाएं अब पब्लिक होती जा रही हैं और आपके बारे में प्रिडिक्ट करना, आपके बारे में कोई प्लान बनाना अब क्या है, दूसरों के लिए आसान होता जा रहा है। इसके दुरुपयोग कई लेवल पर होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि आज हमारे प्राइवेट लाइफ में इंक्रोचमेंट बढ़ गया है। बहुत से लोग हैं जो यहां पर हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये जो निजी जीवन में अतिक्रमण है यह घटेगा। किसके जरिए घटेगा? राइट टू प्राइवेसी के तहत घटेगा। तो निजी जीवन में अतिक्रमण जो है वो घटेगा, ये बोला जा रहा। ये तो हो गया राइट टू प्राइवेसी अगर मिल जा रही है तो उसका क्या लाभ है। और आइए इसके नेगेटिव साइड्स को भी देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी मिलने से तो ठीक है कि ये सारी चीजें होंगी, डेटा प्रोटेक्शन होगा, वहां पर बॉडीली इंटीग्रिटी होगी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है। कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट मिलना जरूरी नहीं है, राइट को लेकर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, राइट को लेकर असर्टिव वोकल होना बहुत जरूरी है। जिस देश में लीगल लिटरेसी की स्थिति बेहद खराब हो, विधिक साक्षरता बेहद कम हो, जहां पर अपने फंडामेंटल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को जानकारी न हो, वहां राइट टू प्राइवेसी की जानकारी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहला प्रॉब्लम यहां है कि इंडिया में लीगल लिटरेसी कम है। भारत में विधिक साक्षरता क्या है? लीगल लिटरेसी जो है वो कम है। तो इससे यहां पर वह जो एक जागरूकता होनी चाहिए राइट टू प्राइवेसी को लेकर, वो जागरूकता यहां पर देखने को मिल नहीं रही है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि निजी जीवन में इंक्रोचमेंट घटाएंगे। किसका? प्राइवेट सेक्टर का। कैसे घटाएंगे? अभी तक कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमारे लाइफ में लगातार एंट्री करता जा रहा है। तो ये सवाल यहां पर है कि प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का रेगुलेशन, तो रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैसे होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन यहां पर है। तो निजी क्षेत्र का विनियमन किस प्रकार होगा, ये भी जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बना हुआ है। तीसरा, राइट टू प्राइवेसी जब यहां पर आएगी और गवर्नमेंट आपके पास जाएगी किसी स्कीम को लेकर, मान लीजिए पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, और कहेगी अपना इंफॉर्मेशन दीजिए, आपने हाथ खड़े कर दिए, आपने कहा कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, हम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, या इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ये हमारा अधिकार है। अगर ऐसा होने लगा तो सरकार की योजनाओं पर भी क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की स्कीम पर, उसके कार्यक्रमों पर निगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ सकते हैं। हालांकि राइट टू प्राइवेसी वह एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये समझते रहिएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत यह अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तो वंचित किया जा सकता है, यानी कानून बनाकर जीवन के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। हाँ, वो कानून सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन किया तो जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में निजता का अधिकार भी कानून के दायरे के अधीन होगा। आपको भी जो प्राइवेसी की राइट मिलेंगी वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो कानून मनमाना नहीं होना चाहिए, वो भी ड्यू प्रोसेस का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप जुडिशरी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम आएंगी और लोगों से इंफॉर्मेशन मांगे जाएंगे, लोग इंफॉर्मेशन न देकर कहां चले जाएंगे? वहां पर वह पहुंच जाएंगे न्यायालय। तो लिटिगेशंस जो हैं बढ़ेंगी, याचिकाओं की संख्या क्या है लिटिगेशंस न्यायालय में, वो वहां पर बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जो डेटा प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, आज जिस एरा में आप लोग रह रहे हैं इसको बिग डेटा एरा कहते हैं। इतने डेटा यहां इकट्ठे होते जा रहे हैं और रोजाना
तो ऐसे में इन बिग डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आज पूरी ह्यूमैनिटी वो इसी डेटा पे टिकी हुई है। आप एक बार खुद सोचकर देखिए, अगर आपका एक मोबाइल अभी गुम हो जाए तो आपकी क्या क्या चीजें लॉस होने वाली, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, एक बार इमेजिन करके देखिए। लोगों की मेमोरी खत्म हो जाएगी। अगर हम गूगल से या मेल से या ये सारी चीजें अचानक ऐसा शटडाउन पूरी दुनिया में आए और सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक बार में एक झटके से गायब हो जाए, दुनिया की हिस्ट्री गायब हो जाएगी, दुनिया की कल्चरें गायब हो जाएंगी। इस समय हमारी डिपेंडेंसी, हम कोई चीज लिख नहीं रहे हैं डायरी में, हम कोई चीज यहां तस्वीर के रूप में नहीं रख रहे हैं अपने पास, सारी चीजें, सब कुछ, हमारी यादें, सारा हमारा क्रिएटिविटी वह हमारी जो मोबाइल फोन है उसमें टिका हुआ है। तो डेटा संरक्षण में व्यवहारिक चुनौती है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। अब ये देखने की बात है कि कैसे इसको मैनेज किया जाता। तो ये राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देखा हुआ है। ये यहां पर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक देखने को मिलता है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक देखने को मिलता है। क्लियर? अब यहां पर आगे चलते हैं। कुछ और टॉपिक हैं जो उतने रेलेवेंट अब नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही जनरल वे में मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं। जैसे मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग कभी किसी समय बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा वो चर्चा में नहीं है। या जब होमोसेक्सुअलिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तब वो चर्चा में था, अभी फिलहाल चर्चा में नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी में ये सारी चीजें होनी चाहिए, डिबेट के लेवल पर, डिस्कशन के लेवल पर। जब मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो यह देखा जाता है कि कुछ कम्युनिटी पर टारगेटेड तरीके से हेट्रेट की वजह से अटैक किए जाते हैं। माना जाता है कि ये जो मॉब लिंचिंग अचानक भारत में बढ़ा है, यह कम्युनल राइट जो होते थे पहले, यानी दंगे होते थे जहां एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर हमला, यह उससे थोड़ा अलग है। यहां एक समूह के द्वारा किसी एक व्यक्ति पर हमला किया जाता है। इसे भीड़, मॉब वायलेंस के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन मॉब वायलेंस रैंडम होता है, मॉब वायलेंस अनप्लान्ड होता है, मॉब लिंचिंग अमूमन प्लान्ड होती है और यहां पर एक सेट पैटर्न होता है, एक सेट साइकोलॉजी होती है। यानी जो कम्युनिटी से, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से किसी इंडिविजुअल के बिलोंग होने की वजह से सस्पिशन और डाउट के ग्राउंड पर उस पर अटैक करके उसे वहां पर मारा जाता है। यह सस्पिशन कई तरीके का हो सकता है। यह काउ विजिलेंस के नाम पर भी हो सकता है, गौ हत्या जैसे मुद्दों के नाम पर भी हो सकता है, या यहां पर रिलीजियस कन्वर्जन के नाम पर हो सकता है, इंटर फेथ मैरिजेस, अंतर धार्मिक जो विवाह हैं उनके नाम पर हो सकता है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कम्युनिटी इसके शिकार होते रहे। अगर इसके शिकार हो रहे हैं तो उसका एक बड़ा रीजन ये है कि आज जो फंडामेंटलिज्म है वो बढ़ रहा है और सोशल मीडिया इस फंडामेंटलिज्म का एक नया टूल बनती जा रही है। हेट स्पीचेस की वजह से इसको एक और बढ़ावा मिलता है और फेक न्यूज के माध्यम से लोगों के आइडियाज को वह एक तरीके से सेप देने की कोशिश की जा रही। आप देखिए, व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के जितने भी आपके टूल होंगे, आपको मिलेगा कि एक मैसेज आएगा कि आपकी कास्ट के, आपकी जाति के लोग भारत में कौन कौन हैं। आपको अंदर से वह धीरे धीरे ही सही भरने की कोशिश की जाएगी कि आपकी अपनी एक कास्ट आइडेंटिटी है और आप न चाहते हुए भी उस कास्ट आइडेंटिटी के शिकार। आप दूसरों सबसे बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम जात पात में बिलीव नहीं करते हैं, हमारे दोस्त तो हर जाति के। इस वक्त तो सबकी सब दोस्त हैं, लेकिन अंदर किसी कोने में वो जो कास्ट का एक आइडेंटिटी है अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। आज के समय में बहुत रेयर क्वालिटी होगा कोई व्यक्ति न्यूट्रल हो, कोई व्यक्ति फेयर हो। ये बहुत बहुत रेयर होता जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के फेक न्यूज़ आ रहे हैं कि वहां पर बताया जा रहा है कि आज जो है, जैसे यूपी में, वहां पर कोई एक क्रिमिनल किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, विकास दुबे का अगर हम बात करें तो वहां पर एक क्रिमिनल है, मालूम है कि उस क्रिमिनल द्वारा न जाने कितने ब्राह्मणों की भी हत्या की गई होगी और किस तरीके का एक टेरर का जो रिजीम था उस आदमी ने बनाया हुआ था।
लेकिन जब उसकी हत्या हुई, यानी जब उसका एनकाउंटर हुआ, तो उस दौरान पूरे यूपी में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन था। कई ब्राह्मण लोगों ने यह भी रिएक्ट किया वहां पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहां पर यह जो है क्षत्रियों की सरकार है और ब्राह्मणों के खिलाफ यहां पर क्या कर रही है, गलत कर रही है। इसी तरीके से अगर किसी क्षत्रिय के खिलाफ किसी समय कोई कार्रवाई होगी तो आरोप दूसरा लगेगा, किसी मुस्लिम के खिलाफ होगी तो आरोप दूसरा लगेगा। यहां पर जो है ये नहीं देखा जा रहा है कि क्या सही और क्या गलत है, हम उसे अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी कास्ट के साथ वहां पर जोड़कर देखते हैं। खुद ही आप देखिए, इस दौर में ह्यूमैनिटी को कई जगहों पर मरते देखा गया। एक टीवी जर्नलिस्ट रोहित सरदाना का डेथ होता है और वहां पर लोगों ने रोहित सरदाना के डेथ पर ऐसे भद्दे भद्दे और ऐसे मजाक बनाने वाले कमेंट लिए जिनके ये कहने पर शर्म आनी चाहिए कि वो इंसान है। जो ह्यूमन है वो कहीं से डिसाइड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका हेट्रेड कितना बढ़ चुका है कि इंसानी मौत को आप जश्न का एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से जब राहत इंदौरी साहब का डेथ हुआ, या अभी जब आजम खान साहब जो हैं वह हॉस्पिटल में रहे हैं, उस दौरान भी इस तरीके के मीडिया में जो है अलग अलग लोगों ने लिखा कि चले जाते, ये हो जाता, वो हो जाता। ये आपके लेवल ऑफ हेट्रेड को दिखाता है। आप अपने लेवल ऑफ हेट्रेड को जस्टिफाई करते हैं और दूसरे को अनजस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप अपने को कहीं न कहीं यहां पर ज्यादा प्रोग्रेसिव और लिबरल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि आप उस फंडामेंटलिज्म के, उस रेडिकलाइजेशन के समय के साथ साथ ऐसे शिकार होते जाते हैं कि आपको भी कहीं से अंदाजा नहीं लगता है कि ऐसा कैसे आपके साथ हो चुका है। इसलिए जो चीज हमें यहां पर ध्यान देनी है, वह ध्यान देना है कि आज अगर इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं तो उनमें किन किन चीजों का रोल है। तो हमने जैसा बताया कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में फंडामेंटलिज्म बढ़ा है, रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर, कम्युनल आइडेंटिटी को लेकर इंक्लाइनेशन बढ़े हैं। फेक न्यूज ने और हेट स्पीचेस ने इसको और मजबूती दी है। हेट स्पीचेस का मतलब क्या है कि अगर मेरे द्वारा किसी को बैड कमेंट बोले जा रहे हैं उसके कास्ट, उसकी कम्युनिटी, उसके रिलीजियस आइडेंटिटी पर, ये सब हेट स्पीचेस के दायरे में आते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के वायलेशन है। तो यहां पर जो है ये सारी चीजें देखने को मिल रही। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है मॉब लिंचिंग में कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो बड़ी कमजोर हो चुकी। जहां पर ऐसा इंसिडेंट होता है वहां या तो पुलिस देर से पहुंचती है, या पहुंचती है तो पुलिस कंफ्यूज जाती है, क्योंकि यह कम्युनल रूप लेना शुरू हो जाता है। कई जगहों पर देखा गया कि पुलिसिया जो कार्रवाई होनी चाहिए समय पर, वह ज्यादा प्रभावी रूप में होनी चाहिए। अब दूसरा समस्या ये आता है कि वहां पर जब मान लीजिए गिरफ्तारी, मॉब लिंचिंग हो रही है, पुलिस पहुंचती है और गिरफ्तारी की नौबत आती है, तो कई बार तो वहां पर जो मेन एक्यूज्ड होते हैं उनकी पहचान ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो भीड़ के हिस्से हैं। पहचान भी होती है तो वो भाग गए होते हैं, और भाग भी गए होते हैं, अगर उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, जुडिशरी में उनके पास यह साबित करने के लिए कि यही लोगों ने यह लिंचिंग की है कोई एविडेंस नहीं होते हैं और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट तब होता है जब यही सिविल सोसाइटी पूरी इज्जत के साथ, पूरे वाजे गाजे के साथ, ये जानते हुए कि इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की है, लिंचिंग का काम किया हुआ है, और पूरे बाजे गाजे के साथ उसका स्वागत किया जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है, तो ऐसे रेडिकल फेसेस को हम और ज्यादा वैलिडिटी देते हुए दिखाई देते हैं। यानी इस तरीके की टेंडेंसीज को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक सोसाइटी के रूप में हम अधिक वायलेंट सोसाइटी के रूप में बदलते जाते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, अगर यह वन साइडेड होता तो अलग बात होती। हमारी कंट्री में अलग अलग आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग, हर कोई अपने को सही ठहरा रहा है, लेकिन जो ट्रेंड है वो लगभग एक जैसे, यानी एक तरीके का फंडामेंटलिज्म और एक तरीके का रेडिकलाइजेशन वो ऊपर से नीचे तक लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, और यह मॉब लिंचिंग की एक बड़ी वजह वहां पर बन जाता है। असल में मॉब लिंचिंग को आज तक डिफाइन ही नहीं किया है सही मामलों में, क्योंकि हम मॉब वायलेंस
के बारे में जानते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग क्योंकि ये अलग चीज है। वायलेंस, मॉब वायलेंस हमने कहा रैंडमली कोई भी आ गया सामने, किसी भी झूठा अफवाह चला, चोरी करके कोई भाग रहा है और वहां पर लोगों ने पकड़ के मार डाला, लेकिन इसलिए नहीं मारा जा रहा है कि वो चोर है, बल्कि इसलिए अगर मारा जा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। अगर दिमाग में ये चीजें चल रही हैं तो ये मॉब लिंचिंग है, ये मॉब वायलेंस नहीं रह गया, क्योंकि वो हेट्रेड का शिकार वहां पर हो रहा है। तो एक तो यहां पर मॉब लिंचिंग के बारे में भी देखा जाता है, हालांकि हमने कहा कि अब इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं रहा है। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले जो आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हम लोगों को देखना, यानी अब हम लोगों को देखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमें सारी चीजें एक एक करके देखनी है। हमने कहा कुछ मैटर आपको दिया जाएगा, कुछ पे हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे एक एक चीज क्लियर होती जाए। पर्पस जो हमारा है वो हमको बहुत क्लियर मालूम होना चाहिए। बेसिक चीजें यहाँ पर देखिए, बुक्स दुनिया भर के हैं, आप लक्ष्मीकांत की किताब उठाकर पढ़िए, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। जो मैं डिबेट वगैरह बता रहा हूँ, न्यूज जो मैगजीन वगैरह आते हैं वहां से उठाइए, वहां पे भी मिल जाएंगे। लेकिन जो अप्रोच है वो अप्रोच आप कहीं और नहीं पाते हैं, अप्रोच के लिए ही हम क्लास में आते हैं। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए किस चीज पे होना चाहिए? क्लास की प्रोडक्टिविटी अधिक से अधिक डिबेट और डिस्कशन में है, क्लास की प्रोडक्टिविटी अधिक से अधिक यहां पर अप्रोच को डेवलप करने में है। क्लियर है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हमारा अगला जो है फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 23 और 24 में इस फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। यह प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये दो चीजों को प्रोहिबिट करने की बात करता है। एक तो यहां पर ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और दूसरा यहां पर वह फोर्स लेबर को जो है वह बैन करने की बात, प्रोहिबिट करने की बात करता है। तो यहां पर हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के रूप में शोषण के विरुद्ध अधिकार देखने जा रहे हैं। आर्टिकल 23 और 24 में यह चीज दी गई है। पहले सिंपल इसका मतलब समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि जहां पर किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? विदाउट देयर विल, बिना उनकी इच्छा के, बिना उनके कंसेंट के, फोर्सली जो है उनका एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट किस चीज का? उनके टैलेंट्स का, उनके लेबर का, उनके बॉडी का, उनके प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज का अगर हम एक्सप्लॉइट वहां पर कर रहे हैं। माना जाता है कि जब हम दूसरों को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने का एक मींस मान लेते हैं, यानी जब इंसान को एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी के रूप में देखा जाना शुरू कर देता है, यहीं से एक्सप्लॉइटेशन का कंसेप्ट शुरू होता है। शोषण हम कब करते हैं, किसका करते हैं? तो शोषण हम अगर इंसानों का कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उन्हें एक प्रोडक्ट के रूप में, कमोडिटी के रूप में देखते हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 यह बताता है कि हमारी सोसाइटी में कैसे इंसानों को एक कमोडिटी के रूप में वह देखा जाता था और कैसे उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। जैसे हमने कहा कि अगर आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 में हम देखें तो दो चीजें यहां पर देखने को मिलती। एक तरफ आर्टिकल 23 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी यहां पर बोला गया है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है उसको रोकने की बात की गई है। और दूसरा फोर्स्ड लेबर, दो चीजों की बात यहां पर की गई है, बलाश्रम और मानव दुर्व्यापार, इनको रोकने की बात की गई। ये है क्या, पहले थोड़ा इनको समझिएगा। जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव दुर्व्यापार की बात करते हैं तो मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि जहां पर एक कमोडिटी के रूप में इंसानों का क्रय विक्रय हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है। हम इंसानों को क्या कर रहे हैं, सेल परचेज वहां पर कर रहे हैं एज अ कमोडिटी, तो इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग माना जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है कि सेल परचेज किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, तो सेल परचेज ऑफ
ह्यूमन बीइंग यहां पर किया जा रहा है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की परंपरा रही है इंडिया में कोई नई नहीं रही है, बहुत पहले से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां पर देखा जाता था। लेकिन ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट कंडीशन ब्रिटिश इरा में वहां पर देखा गया, जहां पर खासकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बेसिक पर्पस क्या था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बेसिक, हमने किसी इंसान को खरीदा और उससे हमने अपने यहां पर बेगिंग करना यानी बेगारी करना, वहां पर हमने शुरू करवा दिया। बेगारी कराना, बेगारी का मतलब क्या है कि हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, अपने यहां काम करने पे लगा लिया। दूसरा तरीका क्या था कि हमने जो है अपने किसी को ह्यूमन ट्रैफिक किया और सेक्सुअल जो है पर्पसेस से वहां उनका इस्तेमाल, सेक्स रैकेट और ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। खासकर जो भी प्रोस्टिट्यूशन और इससे रिलेटेड जो चीजें थी वहां पर उनका इस्तेमाल हुआ। आगे चलकर आज हम अगर देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चाइल्ड का ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता है, बच्चों का। उसके बहुत सी वजह है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी कई दुनिया के हिस्सों में काफी पॉपुलर है वहां के लिए, और बच्चों को घरेलू कामकाज में वहां पर लगाने के लिए वहां पर भी चाइल्ड लेबर के रूप में उनको, तो उनकी ट्रैफिकिंग होती है। तो आप सुनते रहते हैं कि यहां से अपहरण हो गया, वहां से अपहरण हो गया, ये बच्चा गायब हो गया, वो लड़का गायब हो गया, वो लड़की गायब हो गई। ये जो लोग गायब होते हैं, ये मिसिंग जो पर्सन हैं, इन्हीं की तो ट्रैफिकिंग बड़े लेवल पे हो रही है। यहां से ट्रैफिक करा के कई बार उनको झांसा दिया जाता है कि चलिए आपको शहर में हम वहां पर नौकरी देंगे, आपके साथ ये करेंगे, आपके साथ। तो कई बार इन्हीं चीजों के आधार पर उनका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम दुनिया में देखा जा रहा है और यह बड़े लेवल पे देखा जा रहा है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रैफिकिंग। अब इस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ किया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या करें? प्रोहिबिट करें। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956। इमोरल ट्रैफिकिंग जो प्रिवेंशन एक्ट था, उसमें यह बोला गया कि अगर स्त्रियों का, बच्चों का, विमेन चाइल्ड, इन सब का अगर ट्रैफिकिंग होता है तो यह पनिशेबल होगा, दंडनीय होगा, इसके लिए सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो एक प्रॉब्लम यहां पे रह गया था और जो आपके लिए भी सवाल वहां पर बनता है, मैं आपसे पूछूं कि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल है या इलीगल है? अब आप में से अधिकांश लोग पहली चीज तो इस तरीके के मुद्दों पर सोचते भी नहीं या बोलते भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये एक सवाल मतलब गलत है क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन तो इंडिया में इलीगल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल होता तो आप सुनते होंगे कि कोलकाता का सोनागाछी जो क्षेत्र है, जहां पर रेड लाइट एरिया है, जहां पर सेक्स जो वर्कर हैं वो काम करती हैं, या जीडीपी कौन सा नगर है दिल्ली में एक जगह जो चर्चा में रहता है अमूमन, और इसी तरीके से अलग अलग जो सिटीज हैं वहां पर रेड लाइट एरिया आप सुनते होंगे, अखबारों में बीच बीच में आता रहता है, यहाँ सेक्स रैकेट खुलासा हुआ, वहां पे वो चलते रहते हैं। अगर वो इलीगल हैं तो वो चल कैसे रहे? इसका रीजन ये है कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट में प्रोस्टिट्यूशन को टोटली इलीगल नहीं बोला गया, हालांकि लीगलाइज नहीं किया गया। मतलब ये नहीं बोला गया कि प्रोस्टिट्यूशन वह सही है, लेकिन उसमें यह लिखा गया कि पब्लिक प्लेसेस पर सेक्सुअल रिलेशन नहीं होंगे। ये जो यहां पर रिलेशन, ये कंसेंट बेस्ड सेक्सुअल रिलेशन होंगे और पब्लिक प्लेसेस से दूर होंगे। इसीलिए ये रेड लाइट एरिया का कंसेप्ट वहां पर आया और यहां पर जो है यह बोला गया कि इनका कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। कॉमर्शियल पर्पस का मतलब है कि आप एक इंडस्ट्री के रूप में उनको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, आप इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। यह इंडिविजुअल कंसेंट पर आधारित यहां पर रहता है। इसीलिए जितने भी रेड लाइट एरिया है वहां पर उनका एक बिजनेस के रूप में मॉडल नहीं पाया जाता है। तो वहां व्यक्तिगत जो एक महिला होती है, कोई पुरुष होता है, कोई अन्य होता है, तो वहां पर वो अगर मिलते हैं
तो वहाँ कस्टमर जो है, क्लाइंट का जो उनका होता है, कंज्यूमर का, वो एक अलग तरीके का वो रिलेशन होता है, जहाँ कोई बिजनेस नहीं है कि ये कंपनी है ये कंपनी, ऐसा वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अभी हाल ही में एक एक्ट लाने की बात चल रही थी, कानून बनाने की बात चल रही थी, आप लोग भी एक बार सर्च कीजिएगा। ये सब जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए और इस पर काम भी आपको करना चाहिए। अभी एंटी ट्रैफिकिंग बिल पर बात चल रही थी कि हमारे यहाँ ट्रैफिकिंग पर अलग अलग कानून है। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने का अलग कानून है, चाइल्ड का भी तो एब्डिक्शन वगैरह होता है, उसको रोकने के लिए। भिक्षावृत्ति के लिए लोगों को क्या किया जाता है, वह ट्रैफिकिंग उनकी होती है। आप जितने भी ये सब चौराहे देखते हैं, वहां पर जो भीख मांगते हुए लोग पाए जाते हैं, इनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रोफेशनल भिखारी हैं, मतलब ऐसे वैसे भिखारी नहीं है। इनका रिक्रूटमेंट हुआ, इनकी भर्ती हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई है, इनका अपना इलाका, अपना एरिया है, इनकी पोस्टिंग, बीच बीच में ट्रांसफर भी होते रहते हैं। एक क्षेत्र का भिखारी दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता है, वहां पर जाएगा तो वहां के लोग उसको जो है उसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर देंगे, तो संघ में मामला चला जाएगा वहां पर, उनके भिखारियों का अपना जो संघ है। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जहां पर लोगों को अबडक्ट करके, किडनैप करके उन्हें भिक्षा उनसे मंगाया जाता। तो कुल मिलाकर अभी एंटी ट्रैफिकिंग लॉ की बात चल रही थी कि सारे इस तरीके के जो लॉ हैं अलग अलग, उनको हटाते हुए एक तरीके का एंटी ट्रैफिकिंग लॉ लाया जाए। हालांकि वो लाया नहीं गया। तो पहली चीज जो हमने यहां पर बताया वह था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी यहां पर जो है वस्तु के रूप में क्रय विक्रय, यानी सेल एंड परचेज एज अ कमोडिटी। वस्तु के रूप में अगर इंसानों का क्रय विक्रय शुरू हो जाए तो ऐसा देखा जाता है, क्रय विक्रय देखा जाता है। इसके लिए प्रोविजन क्या किया गया है, इमोरल ट्रैफिकिंग जो एक्ट है, यानी यहां पर अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम या मानव दुर्व्यापार अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956। अब दूसरा यहां पर है फोर्स लेबर, बलाश्रम। बलाश्रम का मतलब क्या है, फोर्स लेबर का मतलब क्या है? कहा जाता है कि विदाउट रेम्युनरेशन एंड विदाउट विल और कंसेंट, अगर किसी को काम करने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे फोर्स लेबर कहते हैं। बलात् श्रम को हम इस रूप में देखते हैं, तो यहां थोड़ा एक बार पढ़िएगा। क्या कहा गया है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार। यहां बेगार का मतलब क्या होता है, यहां बेगार का मतलब है विदाउट रेम्युनरेशन, आपको कोई वेतन नहीं दिया जाए तो उसको बेगारी कहते हैं। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। और फोर्स लेबर का मतलब क्या है कि जहां पर लेस रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, आपके काम के अकॉर्डिंग बहुत कम आपको वहां पर मेहनताना दिया जा रहा है। ये चीजें हमारे यहां बड़े लेवल पर होती रही। यह देखा जाता रहा है कि यहां पर एक तरफ, यहां हमने कहा बेगार और दूसरी तरफ फोर्स लेबर, तो यहां पर जो है यह देखा जाता रहा है कि विदाउट रेम्युनरेशन यहां पर होता है। विदाउट रेम्युनरेशन, कोई यहां पर या कोई वेज नहीं दिया जाता है, कोई भी वेजेस यहां पर नहीं दिए जाते हैं। विदाउट विल और कंसेंट, आपके विल और कंसेंट का कोई मतलब, आपको काम करना ही करना है। ये नहीं कि हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको करना ही करना पड़ेगा। फोर्स लेबर में क्या है कि यहां पर आपको कम वेतन दिया जाता है उस तुलना में जिस तुलना में आप काम करते हैं, और कई बार आपको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, आपको कई आधारों पर बाध्य करना, यहां पर फोर्स करना होता है। यह फोर्स कैसे किया जा सकता है, यह फिजिकली, भौतिक रूप में, शारीरिक रूप में आपको बाध्य किया जाएगा कि अगर तुमने काम नहीं किया तो आज तुम्हारे साथ बुरा होगा। आर्थिक रूप में कई बार इकोनॉमिक जो है वह प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को फोर्स कर दिया जाता है। इस तरीके का जो है फोर्स लेबर देखने को मिलता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को अगर उसके बच्चे की पढ़ाई करनी या उसका कोई बीमार है और उसको पैसे की जरूरत है, वहां पर किसी व्यक्ति ने कहा आप हमारे यहाँ सुबह शाम काम करेंगे तब तो हम आपको पैसा देंगे। अब असल में वो पैसा दे जो रहे हैं बहुत कम, न के बराबर। उनको मालूम है कि वो व्यक्ति कहीं और से पैसा नहीं पाएगा, तो वो बहुत कम कीमत पर पैसा दे रहे हैं और लंबे समय तक काम कराने के इच्छुक हैं। ये एक तरीके का फोर्स लेबर है
क्योंकि आप अपनी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। तो बलात् श्रम क्या होता है, मानव दुर्व्यापार क्या होता है, ये दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए भी बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 बना हुआ था। इसके लिए भी बॉन्डेड लेबर यानी यहां पर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बना था, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1956 यहां पर। तो ये चीज यहां पर देखी गई थी, क्लियर है। तो एक तो आर्टिकल 23 में दोनों चीजें क्या हैं ये मालूम होनी चाहिए। अब आइए आर्टिकल 24 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है, थोड़ा इसको भी देखते हैं। आर्टिकल 24 यहां पर जाएं उसके पहले एक और चीज थोड़ा सा यहां समझ लीजिएगा। आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 23 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, आकाश और एनी ऑफ देम। अब इस चीज को थोड़ा समझिएगा। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में हमने कहा कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, इसको प्रोहिबिट किया गया है, ये प्रोहिबिटेड है। तो फोर्स लेबर अगर प्रोहिबिटेड है तो स्टेट फोर्स लेबर नहीं करा सकता, राज्य आपसे जबरन काम नहीं करा सकता। लेकिन इसका एक साथ आर्टिकल 23(2) में है, यानी एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां स्टेट आपसे फोर्स लेबर करा सकता है। और वो क्या है, अगर स्टेट ने पब्लिक पर्पसेस में किसी चीज को कंपलसरी सर्विस अगर डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपलसरी सर्विस आपको देना ही देना है, जैसे 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को फौज में भर्ती होना, एक अभी सरकार ऐसा आदेश जारी कर दे तो 18 से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो फौज में फर्दी उनको होना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कहेंगे कि यह जो है फोर्स लेबर है। कोई शिक्षक है, इस बार आपने यूपी में पंचायती चुनाव के दौरान देखा होगा कि बहुत से टीचर ऐसे थे जो ड्यूटी में छुट्टी चाहते थे, लेकिन वहां पर अपर अथॉरिटी ने कहा बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगा। वो कह रहे थे हमसे पढ़वा लीजिए लेकिन ये पंचायतों के चुनाव में मत भेजिए। अब वहां पर, और सही मायने में शिक्षक का काम तो पढ़ाना है, पंचायतों के चुनाव की निगरानी करना ये शिक्षकों का काम तो नहीं है। लेकिन अब ये काम उनको सरकारी अधिकारी होने की वजह से या सरकारी कर्मचारी होने की वजह से सौंप दिए जाते हैं, ये कंपलसरी सर्विस के रूप में होते हैं। इसलिए वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये फोर्स्ड लेबर है। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी सर्विस है। तो आर्टिकल 23 का एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है, राज्य जो है वह अनिवार्य जो है सर्विसेज कंपलसरी आवश्यक जो है सेवाएं वहां पर घोषित कर सकता है, और उसे वह बंधुआ मजदूरी नहीं माना जाएगा। अब आइए आर्टिकल 24 की तरफ मूव करते हैं, अनुच्छेद 24 की तरफ देखते हैं। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज की बात की गई है। ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये सब नोट्स में अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। जितने अच्छे तरीके से नोट्स को आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रटेंगे, आपका उतना बढ़िया कमांड इस टॉपिक पर बनता जाएगा। और एक टॉपिक पर भी आपका कमांड अच्छा बना, यकीन मानिए आपका हर एक टॉपिक पर आज के समय में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ाई होती है। यानी आप एक विषय का अगर केवल जानकारी रखते हैं आप उस विषय को भी नहीं समझ सकते। अगर आपको पॉलिटी समझना है तो आपकी इकोनॉमिक विजडम भी होनी चाहिए, आपकी इंटरनेशनल विजडम भी होनी चाहिए, आपका टेक्निकल जो है माइंड भी होना चाहिए, तब आप सही मायने में ये सारी चीजें समझ पाते हैं। तो हर एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर एक भी सब्जेक्ट सही होता है तो उसका इंपैक्ट दूसरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने में हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इस टॉपिक के साथ न केवल ऑनेस्ट रहें, बल्कि जितने भी तरीके के डाउट, जितने तरीके के क्वेश्चन हैं वो वहां पर आप पूछना शुरू कीजिए। अभी मैंने चेक तो नहीं किया कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन टेलीग्राम या व्हाट्सएप या जो भी जगह पर आपने भेजे हो मेरे पास, अभी मैंने चेक तो नहीं किया है।
लेकिन चूंकि हमारा मोबाइल थोड़ा 2-3 दिनों से नहीं सही था, लेकिन एक बार उसको मैं देख के आपको जवाब दे दूंगा। तो अपना प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, अपना अच्छी तैयारी वहां पर कीजिए। बहरहाल आर्टिकल 24 कहता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। 14 साल से कम उम्र का कोई भी बालक वह किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में और किसी भी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में वह नहीं रखा जा सकता है। अब इस आर्टिकल को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्या यह सभी बच्चों के लिए है या बाल श्रम को रोकने की बात करता है? ये तो समझ में आ गया, चाइल्ड लेबर को रोकने के वाला आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 24। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे कि सभी चाइल्ड के लिए जो है वह यहां पर प्रोहिबिट किया गया, सभी चाइल्ड नहीं। यहां चाइल्ड का डिफिनीशन यहां पर इन्होंने 14 ईयर से कम उम्र के माना है। आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन अगर पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, तो उनका कहना है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बालक यानी चाइल्ड कहा जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड को डिफाइन करता है 14 वर्ष से कम उम्र के बालक। पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए, यानी यह प्रोटेक्शन आर्टिकल 24 का 14 वर्ष से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, यह ध्यान रखना है। दूसरी चीज, क्या यह कंप्लीट यह चाइल्ड लेबर को बैन करने की बात कर रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह कह रहा है कि केवल फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर नहीं होगा, माइन में, खनन में नहीं होगा, उद्योगों में नहीं होगा, खनन कारखानों, खनन और खतरनाक जगहों पर, बाकी कहीं भी चाइल्ड लेबर आप करा सकते हैं। अब यह थोड़ा सरप्राइजिंग है, हमने संविधान में बाल श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया है, हमने केवल यहां कारखानों, खनन और अन्य खतरनाक संकटमय स्थलों पर ही बाल श्रम पर बैन लगाया। सवाल यहां पर बनता है कि बाल मजदूरी को, चाइल्ड लेबर को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया गया और यह क्यों खतरनाक है? ये दो सवाल हमारे लिए जरूरी है। पहले एक बार समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में बैन क्यों नहीं किया गया। इसकी बड़ी वजह थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान बन रहा था, उस समय हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। एक बड़ी आबादी थी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। उस दौर में देश की आबादी जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल के कोई नियम नहीं थे। एक एक घर में, एक एक व्यक्ति के वहां पर 5, 6, 7, 10 बच्चे हुआ करते थे, यानी क्राउडेड पॉपुलेशन, और उसकी वजह से लायबिलिटी भी ज्यादा होती थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह माना जाता था कि कोई भी फैमिली जो है वह इतनी कैपेबल नहीं होती थी कि अपनी नीड को फुलफिल कर ले। इसलिए जितने हैंड उतने वर्क का कंसेप्ट काम करता था, यानी बाल मजदूरी इसलिए जस्टिफाई की जाती थी कि यह एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर फैमिली होता था। यह एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फैमिली इनकम था, यह पारिवारिक आय का एक वैकल्पिक स्रोत माना जाता था। और चूंकि गरीबी इतनी ज्यादा थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रेवेन्यू का जो मॉडल था वो इतना ज्यादा नहीं था, रेवेन्यू बेस, कि वह सबकी गरीबी दूर कर सके, तो हमने चाइल्ड लेबर को अलाउ कर दिया कि चलिए कम से कम फैमिली का जो है एक हेल्प होता रहेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था कि माना यह जाता था कि बचपन में ही जिस एक स्किल को आप सीखते हैं, आप बड़े होते होते उस स्किल में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो कई माँ बाप बचपन में ही अपने बच्चों को ऐसे जो छोटे उद्योग होते थे, स्मॉल इंडस्ट्री होते थे, उसमें लगा देते थे। साइकिल की दुकानों पर या वहां अलग अलग जगहों पर, किराने की दुकानों पर, जिससे वो स्किल वहां पर आ जाए और बड़े होकर उनके पास अपना एक रोजगार है। ये भी एक वजह थी। तीसरी एक वजह यह भी थी कि हमारे यहाँ उस वक्त बहुत छोटे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग तो हमारे यहाँ होते नहीं थे, लार्ज इंडस्ट्री नहीं थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुआ करती थी। इनमें से अधिकांश स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर सबसे अधिक सूटेबल थे क्योंकि उनके हाथ सॉफ्ट होते थे। बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जहां पर सॉफ्ट हैंड की जरूरत होती थी, किसी चीज को तोड़ने में, जोड़ने में सॉफ्ट हैंड की जरूरत होती थी, और चाइल्ड लेबर सबसे बेहतर माना जाता था।
बड़े मजदूरों की तुलना में छोटे मजदूर वह आवाज भी नहीं करते, उनकी बार्गेनिंग भी नहीं होती है, उनको मजदूरी भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, ज्यादा देर तक वो बैठ भी सकते हैं। तो ऐसे में चाइल्ड लेबर को कई वजहों से वह शुरुआती दौर में प्रोहिबिटेड नहीं किया गया पूरी तरीके से। बस इतना बोला गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, खनन उद्योग में और अन्य खतरनाक जगहों पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई कानून लंबे समय तक बना नहीं। 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, वहां पर बाल श्रम निषेध अधिनियम लाया गया। इसके पहले हमें यह समझना जरूरी है कि चाइल्ड लेबर कितना घातक है, बाल श्रम कितने ज्यादा घातक होते हैं। असल सबसे बड़ी दिक्कत है कि बाल श्रम का जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है वो उसके फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर सीधे दिखाई देता। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यानी जब बचपन में ही बच्चा वह काम करना शुरू कर देता है तो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो काम के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है, वह फूड इंटेक उसको मिल नहीं पाता है। बचपन में बच्चों की जो भोजन की जरूरतें होती हैं वो अलग तरीके की होती हैं। अब अगर कहीं पर काम कर रहा है तो काम करने से उसकी जरूरतें और बढ़ रही हैं, और अगर उस समय उसको यह भोजन, यह सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ क्या है, शुरू हो जाते हैं। तो जो उसका एक डेवलपमेंट होना चाहिए वह डेवलपमेंट वहां पर रुक जाता है। तो शारीरिक विकास वहां पर रुकता है, तमाम तरीके की बीमारियां, डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाता है, वनरेबल हो जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जहां पर चाइल्ड लेबर होते हैं उनके साथ बड़े ही एब्यूसिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं, गलत तरीके से उनसे वहां पर ट्रीट किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड जो बच्चे होते हैं वो दो तरीके के ऐसे बच्चे हो जाते हैं, या तो वो बिल्कुल डिप्रेसिव हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं और सोसाइटी में बस उनका रोल जो है वह स्टेटस क्यू वाला बस चल रहा है जैसे वो चलता रहे, या फिर वो और ज्यादा अटैकिंग, एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार आप सुने होंगे कि यही जो बाल मजदूर हैं ये चाइल्ड क्राइम में भी शामिल पाए जाते हैं, किसी की हत्या कर दिया इन्होंने, वो इसलिए कि बचपन से गालियां सुनते हुए, मार खाते हुए उनका जो अंदर का एक रिएक्शन था वो रिएक्शन एक जगह एक दिन ब्लास्ट कर जाता है। तो ये जो है इमोशनली जो बच्चा है उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है और साथ ही साथ उसे चाइल्ड क्राइम की तरफ भी भेजता है। तीसरा कि ये बच्चे जो होते हैं जो मजदूरी करते हैं वो मजदूरी की वजह से जो एक नेचुरल सोशलाइजेशन उनका होना चाहिए, जो सोशल एक्सपोजर उनका होना चाहिए, जो पीयर्स ग्रुप उनका होना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसे में यह भी देखा जाता है कि वह जल्द ही ड्रग्स के शिकार बन जाते हैं। आप आसपास बहुत से बच्चों को देखेंगे जो मजदूर, बाल मजदूर हैं या वहां पर जो है भीख वगैरह मांगते हुए देखेंगे। कभी आप गौर कीजिएगा, उनके हाथों में आप जो है एक रुमाल पाते हैं और वो सूंघते हुए दिखाई देते। वो एक सबसे ज्यादा सस्ता जो नशा माना जाता है और जो घातक भी है वो वहां पर दिखाई देता है और उस नशे को वो लोग लेते रहते। ऐसे कई तरीके के जो यहाँ पर ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल ये बच्चे करते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं बचता है, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही खत्म हो जाता है। तो बाल श्रम बच्चों के शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट को, इमोशनल डेवलपमेंट को, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को खत्म कर देता है। खासकर आज जब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां इंडिया गर्व से, प्राउडली पूरी दुनिया से कहता है हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुजर रहे हैं, यानी हमारी काम करने वाली आबादी ज्यादा है। और जब हम इस काम करने वाली आबादी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पर 63% लोग 15 साल से 59 साल के बीच में हैं। ये लोग वर्किंग लोग हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे काम के नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनस्किल्ड है, अकुशल है। और ये अनस्किल्ड क्यों हैं? क्योंकि बचपन में ये स्कूल नहीं जा सके। और बचपन में स्कूल क्यों नहीं जा सके? क्योंकि ये कौन थे? चाइल्ड लेबर।
ये बाल श्रमिक जो है भारत में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के सामने खतरा है। हमें बच्चों को मजदूर नहीं, पहले हमें उनको अच्छे शिक्षण संस्थानों में भेजना है, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी पर्सनालिटी के हर ट्रेट्स का, हर एक चीज का एक्सप्लोरेशन हो, और तब वो अपने लाइफ की डेस्टिनी को और अपॉर्चुनिटी को वह डिसाइड कर सके। बचपन में ही उनकी डेस्टिनी डिसाइडेड न हो जाए, ये जरूरी हमारे लिए है। इसीलिए 1986 में एक्ट तो बना। एक्ट में बोला गया कि 65 ऐसे जो हैं ऑक्यूपेशन हैं और 18 ऐसे जो है प्रोसेस हैं जहां पर चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 83 एरिया में चाइल्ड लेबर को रोका गया। उस दौरान 3 महीने के इम्प्रिजमेंट की बात की गई, जिसे बढ़ाकर 6 महीने किया जा सकता था। तो यहां पर यह भी बोला गया, जुर्माने की भी व्यवस्था की गई। लेकिन आगे चलकर जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से 2002 में 86वें संशोधन से शिक्षा के अधिकार को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, तो एक बड़ा सवाल वहां पर खड़ा हुआ कि 14 साल से कम उम्र, 6 से 14 साल का जो बच्चा, जिसके लिए हम ये शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना रहे हैं, यह वह दौर में अगर यहां पर शिक्षा का अधिकार उसको दिया जा रहा है, तो बाल मजदूरों का क्या होगा? क्योंकि आर्टिकल 24 वह बाल मजदूरी को पूरी तरीके से बैन तो लगाता नहीं है। घरों में काम करने वाले, ढाबों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, इन पर तो बैन लगाता नहीं है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग स्कूल तो नहीं जा पाएंगे, और स्कूल नहीं जा पाएंगे तो आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। ऐसा मूल अधिकार हमने दे दिया है जिसका उल्लंघन होना ही होना है। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, जो चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट था उसमें संशोधन किया 2016 में। इन्होंने नए कानून में यह बताया कि अब संविधान के हिसाब से तो जो लिखा है वही है, लेकिन कानून के हिसाब से अब 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वह किसी भी प्रकार के लेबर में, किसी भी प्रकार के श्रम में काम नहीं कर सकते, कहीं भी काम नहीं कर सकते। पहला चीज तो क्लियर कर दिया गया 14 साल से कम उम्र के। हालांकि इसका 2 अपवाद बनाया गया है। एक एक्सेप्शन इसका बनाया गया है डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस और एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी घरेलू उद्योगों में ये बच्चे काम कर सकते हैं और मनोरंजन उद्योग में भी ये बच्चे काम कर सकते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट में ये काम कर सकते हैं, बाकी किसी क्षेत्र में ये बच्चे, इसलिए अब आप चाय की दुकानों, ढाबों में बाल मजदूर उस रूप में नहीं पाएंगे। और अगर आप पा भी गए और आप उन बच्चों से पूछेंगे कौन है आप, तो बोलेंगे कि मालिक के हम जो हैं भांजे हैं, भतीजे, यानी वो आपसे अपने घर का बताएंगे। क्योंकि अपवाद में घरेलू उद्योगों और मनोरंजन उद्योग को अपवाद में रखा गया है। तो एक तो कानून में यह संशोधन किया गया, और दूसरा बोला गया है कि जो 14 वर्ष से 18 वर्ष के एडोलसेंट लेबर होते हैं, यानी किशोर श्रमिक, पहली बार कानून उनके बारे में भी बात करता है। कहता है कि 14 से 18 वर्ष के किशोर श्रमिकों को कारखानों, खनन उद्योग या अन्य खतरनाक स्थलों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है? तो ये था हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो यहां पर आपको एक एक चीज बहुत क्लियर समझ में आनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमने कहा आपके नोट्स में अवेलेबल है, पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जो है जहां भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो वो क्रिएट कीजिएगा। आज कुछ क्वेश्चन भी आपको सेंड करूंगा कि जिससे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कीजिए कि कैसे आंसर लिखते हैं, और फॉर्मेटिंग में कल वहां पर करना शुरू कर दूंगा। क्लास के बाद फॉर्मेटिंग भी करा दूंगा एक बार। अब आइए अगले और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया। तो आगे जो हम लोगों को देखना है, तो आर्टिकल 24 क्या था, यहां पर ये बाल श्रम पर प्रतिषेध, यहां पर प्रोविजन जो है चाइल्ड लेबर पर बात किया गया था। तो ये हमने बात यहां पर देख लिया है।
अब हम देखने जा रहे हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक है? 28 तक। तो हम रिलीजियस फ्रीडम देखने जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जितने आर्टिकल्स हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। इसकी हेडिंग देखिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। क्या ये कहता है? फिर से समझते हैं। तो यहां पर बोला गया है आर्टिकल 25, यह कहा गया है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड द राइट टू फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो ये चीजें यहां पर आर्टिकल 25 में कही गई हैं। क्या क्या बोला गया है? तो एक तरफ यहां पर जो है वह फ्रीडम ऑफ कंसाइन की बात की गई है कि यहां पर आपका जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइन होगा। और दूसरी तरफ आप फ्री हैं किस चीज को करने के लिए? प्रोफेस। आप किस चीज के लिए फ्री हैं? प्रैक्टिस और प्रोपोगेट। क्या इनका मतलब है? इनको एक एक करके समझते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में पहली स्वतंत्रता है आप सभी लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइन यानी अंदर की आवाज, इनर वॉइस। आपका जो इनर वॉइस है वो आपसे क्या कह रहा है? आपका फेथ कैसे डिसाइड होगा? ये इनर वॉइस से। मेरा ईश्वर में विश्वास है या नहीं है, ये मैं डिसाइड करूंगा। ये कोई और XYZ मेरे फैमिली या मेंबर या कोई सरकार, कोई समाज मुझे बाध्य नहीं कर सकती है कि मेरा इनर वॉइस क्या कह रहा है। ये मेरे अंदर की आवाज है, ये कोई और नहीं सुन सकता है। तो मैं ईश्वर में विश्वास करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, यह फ्रीडम ऑफ कंसाइन है, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता है, इसे कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। यह इसलिए बोल रहा हूं, यह इसलिए यह स्वतंत्रता दी गई है कि दुनिया के बहुत से देशों में फ्रीडम ऑफ कंसाइन नहीं है। जैसे अभी चाइना में एक बड़ा डिस्प्यूटेड सा ऑर्डर वहां पर इशू हुआ। कहा गया कि चाइनीज जो ऑफिसर हैं, चीन के जो अधिकारी हैं, अधिकारी बनने के पहले वह यह डिक्लेयर करें कि उन्होंने रिलीजियस फेथ रिनाउंस कर दिया है, उन्होंने धार्मिक विश्वास अपना छोड़ दिया, अब उनका कोई धर्म नहीं। अभी आप लोगों से बोल दिया जाए कि PCS बनने के पहले आप लोगों को यह घोषित करना होगा कि आपका कोई धर्म नहीं है, तो आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्हें नौकरी मिले या न मिले अपने धार्मिक पहचान को वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा है प्रोफेस यानी कि मानने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी के भी सामने प्रोफेस कर सके, एक्सेप्ट कर सके कि आपका रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है। आप इमेजिन कीजिए कि मैं पाकिस्तान में हूं और वहां पर हिंदू माइनॉरिटी हूं या वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी हूं, और वहां पर मुझे यह डर लग रहा है कि अगर मैंने अपना प्रोफेस कर दिया इन लोगों के बीच में कि मैं ये माइनॉरिटी हूं, तो ये मेरे ऊपर क्या कर देंगे? अटैक। तो ऐसे में मैं प्रोफेस करने की हिम्मत नहीं रखता। कई लोग अपना जो है फेथ किसी पर्टिकुलर रिलीजन में जरूर रखते हैं, लेकिन दूसरों के सामने उसको प्रोफेस नहीं कर पाते। हमारे देश में ऐसा नहीं है। आप पब्लिकली कहीं भी अपने धर्म को आप प्रोफेस कर सकते हैं, मान सकते हैं। प्रैक्टिस यानी आचरण करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? हर एक रिलीजन के अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने वे ऑफ वर्शिप होते हैं, आप उनको प्रैक्टिस में फॉलो कर सकते हैं। जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप सुनते ही होंगे कि इस्लाम में 5 टाइम्स जो है 5 जो है वो बातें की जाती, 5 जरूरी चीजें, 5 डूज एंड डोंट्स, कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है।
वो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। नमाज करना वो आपका प्रैक्टिस है। इसी तरीके से सिख रिलीजन में 5K आपने सुना होगा कि कृपाण वहां पर, कंघा वहां पर, केस वहां पर, ये इस तरीके की चीजें जो हैं वहां पर की जाती है, प्रैक्टिस। तो जो हर एक धर्म से जुड़े हुए आचरण के तरीके, कोई ताबीज पहनता है, कोई कड़ा पहनता है, कोई टीका लगाता है, कोई हर एक चीज, तो ये सब प्रैक्टिस का हिस्सा है। और प्रोपोगेट यानी प्रचार, कि आप अपने रिलीजन की बातें दूसरों को बता रहे हैं, आप अपने धर्म के बारे में दूसरों को बता रहे हैं। तो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइन, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने की बात करता है कि आपको यह स्वतंत्रता है कि आप अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप धर्म को मानने की, धर्म को आचरण करने की और धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। लेकिन अब यहीं पर समझिएगा, स्वतंत्रता तो दे दी गई, लेकिन क्या यह एब्सोल्यूट फ्रीडम है? तो यह एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है? पहला ही यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जो ये फ्रीडम आगे आप पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट टू, यानी किसके अधीन है? पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के अधीन, मोरालिटी और हेल्थ। यानी इन पर 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो यहां पर जो है इन पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको कहते हैं रीजनेबल। रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शंस, युक्त युक्त प्रतिबंध है। पहला क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो यानी आपको अपने धर्म को मानने की, आचरण करने की या जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अब आप प्रचार के बहाने 2 धार्मिक समुदायों में दंगा लगा दीजिए, यह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। मुझे अपने धर्म के बारे में प्रचार करने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह नहीं मुझे दूसरे के धर्म के दुष्प्रचार की स्वतंत्रता है। मैं अपने धर्म की अच्छाइयों को बता सकता हूं, लेकिन थोप नहीं सकता हूं। मैं अपने धर्म की अच्छाई बताते हुए दूसरे धर्म के बारे में वह नकारात्मकता नहीं फैला सकता हूं। अगर ऐसा करते हैं तो सरकार आपके पास पहुंचेगी, आपके ऊपर लोक व्यवस्था, सार्वजनिक शांति को भंग करने का आरोप लगाकर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर। दूसरा है मोरालिटी, धर्म के नाम पर अनैतिक काम आप नहीं कर सकते। कहीं पर धर्म हो रहा है, धर्म के नाम पर कोई कहे कि यहां पर सती प्रथा को हम स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल तलाक को हम लेकर चलेंगे, निकाह हलाला को लेकर चलेंगे। अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो आज के समय में मोरालिटी के स्टैंडर्ड से मीट नहीं करती है, सरकार को यह लगना चाहिए कि वो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मोरालिटी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। कल जो चीजें अनैतिक थी आज वो नैतिक है, कल आज जो नैतिक है वो कल को अनैतिक हो जाएगी, ये बदलता रहेगा। लेकिन सरकार को जो लगता है, सरकार नैतिकता के आधार पर वह आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या कर सकती है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तीसरा हेल्थ, हेल्थ के आधार पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि एक तीसरी आंख वाले बाबा जी हुआ करते थे, अभी भी मतलब हैं, लेकिन अब उनको उतना कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन एक तीसरी नेत्र वाले बाबा जी हुआ करते थे। अक्सर अपने भक्तों से पूछा भी करते थे कि पता नहीं मुझे क्यों समोसा दिख रहा है। भक्त भी बड़ा मासूम होता था, कहता था कि प्रभु समोसा खाए बहुत दिन हो गए। उन्होंने कहा बस समोसा खाए नहीं हो, इसी से तो कृपा रुकी हुई है, समोसा खाओ और कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। तो ये अब वहां पर इस तरीके की चीजें बताई जाती थी। तो उसी में एक वाकया ये भी आया था कि एक सज्जन वहां पर पहुंचे, उनके भक्त, उन्होंने कहा बाबा हमको डायबिटीज है। उन्होंने कहा कि गुलाब जामुन दिख रहा है मुझे। उन्होंने कहा गुलाब जामुन तो खाते नहीं। उन्होंने कहा गुलाब जामुन खाओ और डायबिटीज सही हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा, उन्होंने कुछ दिनों को लिए गुलाब जामुन खाया, उसके बाद तो डायबिटीज पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि वही खत्म हो गए। कहने का मतलब है कि आप ऐसी चीजें जो हैं वह धर्म के नाम पर प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते हैं जो हेल्थ के लिए वह विपरीत हो। जब कोविड शुरू हुआ तो आपने सुना होगा कई मंदिर और मस्जिद के बारे में, तबलीगे जमात का आपने देखा होगा वहां पर कि नमाज जो है वहां पर जिद नहीं होना चाहिए कि मस्जिद में ही पढ़ा जाना चाहिए। अगर वहां पर आप जिद करते हैं कि नहीं पूजा पाठ करेंगे तो मंदिर में जाकर ही करेंगे, और इसकी वजह से आपको ये मालूम है कि कोरोना जैसी आपदा फैल सकती है, इन्फेक्शन फैल सकते हैं, और ये जिद आप अगर कर रहे हैं
तो ये स्वास्थ्य के नाम पर जो है ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो यहां पर पहली चीज तो ये बोला गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये हैं। दूसरा क्या है, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। राज्य कुछ ऐसे कानून बना सकता है जिससे वो क्या करे, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग। कहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी। यानी कि यहां पर रेगुलेट किया जा सकता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी धार्मिक व्यवहार से जुड़े हुए आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य लौकिक गतिविधियों को यहां पर वह नियंत्रित या नियमित किया जा सकता। यानी यहां पर दूसरा बोला गया है कि जो वित्तीय हैं, फाइनेंशियल, वित्तीय मामले हैं, यहां पर आर्थिक मामले, धार्मिक आचरण से जुड़े, एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक गतिविधियों का विनियमन, रेगुलेशन। तो धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक गतिविधियों का विनियमन या नियंत्रण या प्रतिबंधन ये किया जा सकता है। कौन कर सकता है, स्टेट कर सकता है। कैसे, अब यहां पर समझिए, रिलीजियस जो प्रैक्टिस है वो तो आपको आजादी दी गई है रिलीजियस प्रैक्टिस करने की, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें कोई उसका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एंगल हो, जैसे कि एक ट्रस्ट है या वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड पर यह आरोप लगा कि पैसा तो आया लोगों का, लेकिन उस पैसे को कहां पर खर्च किया गया ये आंकड़े नहीं दिख रहे। तो अब अगर सरकार इस मामले में दखल दे रही है कि हम देखेंगे भाई कहां पैसा आपने खर्च किया है, और वक्फ बोर्ड ये बोले कि नहीं नहीं ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पद्मनाभम मंदिर या जो है जो कोई भी मंदिर ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े, इधर बीच कई मुद्दे आए कि प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स वहां पर हुए, ये मामले धर्म के मामले नहीं है, भले ही धार्मिक आचरण से जुड़े हैं लेकिन ये मामले कैसे हैं, आर्थिक और वित्तीय मामले। ऐसे मामलों के लिए नियम कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है। ये धर्म से जोड़कर इसको नहीं देखिएगा कि हमारे मामलों में बिल्कुल दखल नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक मामले, धार्मिक आचरण है लेकिन अब उससे जुड़े राजनीतिक मामले, अभी आपने सुना होगा कि कई ऐसे मठ रहे हैं, कई ऐसे यहां पर ट्रस्ट रहे हैं जिनमें दो लोगों के बीच लड़ाई हुई कि कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष नहीं होगा। इस तरीके के जो कन्फ्लिक्ट्स यहां पर होते हैं, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, इनको भी सॉल्व कौन करता है, सरकार कर सकती है। या अदर सेकुलर एक्टिविटीज, सेकुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जो धार्मिक ना हो वो सब लौकिक है। अब सवाल यह है कि कैसे मालूम हो कि कौन सी चीज धार्मिक नहीं है, तो कोर्ट ने इसके लिए एक सिद्धांत दिया है। सिद्धांत का नाम है इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधारभूत आचरण का सिद्धांत या धर्म के आधारभूत तत्व का सिद्धांत। इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन का जो थ्योरी है वो क्या कहता है, थोड़ा ये समझिएगा। यहां मैंने कहा ना, सेकुलर एक्टिविटीज को कौन रेगुलेट कर सकता है, स्टेट रेगुलेट कर सकता है। सेकुलर एक्टिविटीज क्या हैं, जो रिलीजियस नहीं है, और जो रिलीजियस नहीं है कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन से। न्यायपालिका ने इस इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन के कंसेप्ट को पहली बार सिरूर मठ केस 1954 में प्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी रिलीजन से एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस हैं
और हमें ये पता लगाना है कि वह रिलीजियस है या नहीं है, वह बेसिक टेनेट्स ऑफ रिलीजन है या नहीं है, तो इसेंशियल प्रैक्टिस हम का टेस्ट वहां पर लेंगे। ये इसेंशियल प्रैक्टिस का टेस्ट कैसे लिया जाएगा? कोर्ट ने कहा पहले तो हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिस अभी चल रही है वह प्रैक्टिस क्या उस रिलीजन के ओरिजिन के समय से है, अगर है तो वह इसेंशियल प्रैक्टिस है, अदरवाइज हम इसको इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। जैसे सती प्रथा को माना गया कि यह लेटर फेज में वह हिंदू रिलीजन में जुड़ा था। शुरुआती दौर में सती प्रथा का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि यह इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ हिंदू रिलीजन नहीं है। दूसरा, इसी तरीके से यहां पर जो इंपीरिकल बिहेवियर होते हैं लोगों को, उनको देखा जाता है। इंपीरिकल बिहेवियर का मतलब क्या है कि सोसाइटी में सभी लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। जैसे केरला में एक केस आया, वहां पर केरला में यह देखा गया कि एक व्यक्ति जो है वो पुलिस में भर्ती हुए, उनसे यह बोला गया कि आप अपनी दाढ़ी वहां पर साफ करा लीजिए, उनसे क्लीन शेव करने के लिए बोला गया। वो मुस्लिम थे, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा यह हमारे फेथ के खिलाफ है। ऐसे में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया कि आप जो है हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है वो पद पर नहीं रहेंगे। अब मामला न्यायालय में जब पहुंचा तो न्यायालय ने कहा कि क्या वाकई वह बियर्ड रखना, यानी क्या वाकई दाढ़ी रखना इस्लाम का इसेंशियल प्रैक्टिस है? तो देखा गया बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो बियर्ड नहीं रखते हैं, तो यह इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता है। तीसरा, रिलीजियस टेक्स्ट बुक में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, जो धार्मिक जो हैं वह ग्रंथ हैं उनमें क्या उस बारे में लिखा हुआ है या नहीं है। जैसे अभी सबरीमाला टेम्पल जब मुद्दा आया तो महिलाओं के एंट्री का मुद्दा आया, तो कहा गया कि पहले यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि महिलाओं को नहीं जाया जा सकता है या ये, फिर ये अचानक बहुत लेटर फेज में ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ और तब यहां पर आया हुआ है। तो इस तरीके की बातें वहां पर बोली गई। तो कुल मिलाकर जो है यहां पर न्यायपालिका इन आधारों पर यह तय करती है कि किसी रिलीजन का कोई प्रैक्टिस वह इसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। अगर इसेंशियल नहीं है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे ट्रिपल तलाक, तो इसको कोर्ट ने बोला कि यह अन इस्लामिक है, यह इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री में ही ट्रिपल तलाक को लागू नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वहां पर नहीं है ट्रिपल तलाक। तो यहां पर इस तरीके से देखा जाता है। तो यह दूसरा रिस्ट्रिक्शन है रिलीजियस फ्रीडम पर। तीसरा रिस्ट्रिक्शन देखिए क्या है, कहा गया है कि प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म आर द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस of a public character of all to all classes and sections of Hindu। यानी सामाजिक कल्याण और सुधार या हिंदू धार्मिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए राज्य कोई भी कदम उठा सकता है। यानी यहां पर यह बोला गया है कि राज्य ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो राज्य क्या कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है? तो बोला गया है सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म तथा सुधार के लिए। और दूसरा क्या बोला गया है, या हिंदुओं की जो सार्वजनिक धार्मिक संस्थाएं हैं, सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध यहां पर किया जा सकता है, और ऐसा कई बार किया भी गया। जो भी शेड्यूल कास्ट के लिए जो मंदिरों पर बैन लगाया जाता था कि वो एंट्री नहीं कर सकते हैं, स्टेट ने यहां पर ऐसा काम किया और कहा कि कोई ये नहीं बोलेगा कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन इन युक्त प्रतिबंधों के अधीन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन।
अब एक और यहां पर महत्वपूर्ण चीज यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, ये सब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। यानी कृपाण धारण करना यह सिख धर्म को मानने के एक अंग के रूप में देखा जाएगा, और चूंकि आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है तो इसलिए कृपाण धारण करना वह सिख रिलीजन में वहां पर माना गया है। तो ये अलग बात है कि उसकी साइज को लेकर वहां पर कई बार आप देखते हैं कई सिख समुदाय के लोगों के पास हथियार यानी कृपाण होते हैं, वो सिख रिलीजन का एक पार्ट है। हाँ, अब ये अलग बात है कि सरकार ये गाइडलाइन इशू कर सकती है कि उसका साइज इतना ज्यादा ना हो कि वह दूसरों के लिए आत्मघाती हो, लेकिन वो रखना उनके लिए एसेंशियल प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि जब पहली बार गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई तो उसमें ये सारी चीजें एसेंशियल प्रैक्टिस के रूप में देखी गई। दूसरा यहां पर बताया गया है कि जहां कहीं भी इस आर्टिकल में हिंदू शब्द आया है वहां हिंदू का मतलब सिख से भी है, जैन से भी है और बुद्ध से भी है। यानी आर्टिकल 25 में जैसे ही वो बोला गया ना कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सबके लिए खोला जाएगा, तो हिंदू ही नहीं वह सिख, जैन और बौद्ध इनके लिए भी होगा। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदू का मतलब अनुच्छेद 25 के तहत क्या है, या कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता वह किस रूप में यहां पर दी गई है। क्लियर है? यह था हमारा आर्टिकल 25 जो यह कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब एक चीज और समझिएगा, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर रिलीजियस फ्रीडम का होना और एक कलेक्टिव रूप में रिलीजियस फ्रीडम का होना दो अलग अलग चीजें। हम व्यक्तिगत रूप में किस धर्म में आस्था रखते हैं, कैसे उसको प्रोफेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, ये एक अलग चीज है। और एक कलेक्टिव फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में भी हम रिलीजन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमारे धार्मिक संस्थाएं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी अपने अपने संस्थाएं होती हैं। कहीं आपने राधा स्वामी सत्संग समिति सुना होगा, कहीं पर सुन्नी वक्फ बोर्ड सुना होगा, कहीं सिया वक्फ बोर्ड सुना होगा, कहीं पर कैथोलिक चर्च सुना होगा, कहीं प्रोटेस्टेंट चर्च सुना होगा। अलग अलग जो है ये ग्रुप्स होते हैं। भारत में ऐसी धार्मिक संस्थाएं बहुत सी हैं, और ये सही मायने में इन्हीं धार्मिक संस्थाओं के द्वारा धार्मिक समूहों को एक साथ जोड़कर रखा जाता है। और इसलिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार बहुत जरूरी हो जाता है। आर्टिकल 26 वह इसीलिए बोलता है कि कोई भी यहां पर टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यह हमें अलाउ कर दिया गया है कि आप धार्मिक और दान के उद्देश्य से संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। यहां पर बोला गया है कि जब धार्मिक संस्थाओं की स्थापना आप करेंगे तो आप इसके दौरान उस धार्मिक संस्था के सभी धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। यानी अगर किसी धार्मिक संस्था को मैंने बनाया तो उस धार्मिक संस्था के अंदर नियम कायदे क्या होंगे, कोई बाहर की सरकार आकर मुझे नहीं बताएगी, वो सब कुछ मैं करूंगा। कितने बजे वह, जैसे आप सुनते रहते हैं श्री कृपालू महाराज के बारे में आपने सुना है, या आपने जो है देवबंद के बारे में सुना है, तो देवबंद एक धार्मिक संस्था, अब वहां के नियम कायदे कैसे क्या रेगुलेट होंगे वो सरकार बताएगी? नहीं, वह धार्मिक संस्था खुद बताएगी। तो टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तीसरा, ये जो संस्थाएं हैं जिन्हें धार्मिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, यह अपने लिए चल और अचल संपत्ति का अर्जन और धारण कर सकती हैं। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये चल अचल दोनों तरीके की प्रॉपर्टी। इसीलिए आपने देखा होगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बहुत बड़ी जमीन होती है। इन्हें तो ऐसे धार्मिक संस्थाओं को, खासकर आप जो है बहुत से चर्च को देखिए, मंदिरों को देखिए, मस्जिदों को देखिए, तो बहुत बड़ा लैंड इन लोगों ने एक्वायर किया हुआ है। हालांकि ये काफी सर्विसेज भी देते हैं, क्लेम करते हैं हम सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन, तमाम चीजें, लेकिन यहां पर यह अधिकार इनको दिया गया है कि आप वह संपत्ति अर्जित और धारण कर सकते हैं। लेकिन यह भी बोला गया है कि ऐसी संपत्ति जो है वह कानून के अनुसार ही वह प्रशासित की जाएगी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ।
तो आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की बात करता है, उनके मामलों के प्रबंधन की बात करता है, संपत्ति के अर्जन और धारण की बात करता है, और संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने की बात करता है। लेकिन यह भी राइट एब्सोल्यूट इन टर्म नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तीन चीजों के अधीन है। हम धार्मिक संस्था बनाएं, लेकिन हम धार्मिक संस्था इसलिए न बनाएं कि हमें दूसरों पर हमला करना है। पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ अगर धार्मिक संस्था कोई काम करेगी तो उस धार्मिक संस्था को रोक दिया जाएगा। मोरालिटी, धार्मिक संस्था बनाए लेकिन धर्म के आड़ में कोई गलत अनैतिक कार्य अगर हम करते हुए पाए गए तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक संस्था पर रोक लगा दी जाएगी। और हेल्थ, ये धार्मिक संस्थाएं अगर स्वास्थ्य के खिलाफ कोई काम कर रही हैं तो उन पर भी बैन लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना। कल हम लोग आर्टिकल 27, 28, 29, 30 ये सारा आर्टिकल देखेंगे और कुछ डिबेट जो यहां से चल रहे हैं उन डिबेट को भी हम देखेंगे। आज से कुछ क्वेश्चंस वहां पर ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। अभी फिलहाल 2 घंटे की ही क्लास आज हम रखते हैं। हालांकि हम रोजाना बोलते हैं कि अब अगले दिन से 2.5 घंटे की क्लास रहेगी 11:30 बजे तक, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की अपनी मजबूरियां होती हैं। अगर ज़्यादा लंबा क्लास होगा तो आपके लिए भी बोरिंग होगा, मेरे लिए भी होगा। कल जो है इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 27, 28, 29, 30। एक बार पढ़ के आइएगा, नोट्स में जो भी चीज़ें उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़रूरी होने वाला है। और क्लास में सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करना है।